हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे एक और पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। जी हां, और आज जो पॉडकास्ट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए, ये सबसे ज्यादा इंतजार किया जाने वाला पॉडकास्ट है। इसके प्रोमो हमने काफी दिन पहले रिलीज किया था अपने चैनल पे। काफी सारे बच्चों का कमेंट आया, काफी सारे बच्चों ने फोन किया कि सर ये पॉडकास्ट कब रिलीज होने वाला है, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हमने जिस आर्टिस्ट को हमने इनवाइट किया है वो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं, बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। ऐसा मानो उनके हाथों में जादू है, क्योंकि 3D तो यूं 3D के साथ वो काम करते हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस पूरे पॉडकास्ट में आपको कई सारे ऐसे उनके वर्क देखने को मिलेंगे जिसे देखने के बाद आप भी एक बार सोच में पड़ जाओगे कि क्या ये 3D है या फिर रियल है या फिर क्ले मॉडलिंग है, क्या है ये। क्योंकि ऐसे ही हम आज एक आर्टिस्ट को इनवाइट कर रहे हैं आपके बीच में, जिनका 6000 से ज्यादा 3D आर्टवर्क है। न जाने कितने सवाल का जवाब आज के इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाला है। तो इस पॉडकास्ट को पूरा एंड तक आप जरूर देखना, क्योंकि 3D इंडस्ट्री में करियर कैसे बनानी है, करियर बनाना तो छोड़ो, 3D इंडस्ट्री में सरवाइव कैसे करनी है, किस तरीके से अपने आप को एक बेहतरीन और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनाना है, इन तमाम चीजों का जिक्र आज के इस पॉडकास्ट में होगी। तो चलिए फिर बिना देर किए हुए हम इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और इनवाइट करते हैं बहुत ही बेहतरीन शार्प आर्टिस्ट, हमारे भी सीनियर, हमारे भी मेंटोर सुरजीत सर को। सुरजीत सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। हाय ब्रजेश, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग एवरीवन। रियली मुझे बहुत अच्छा लगा जो आप लोग का साथ ज्वाइन होते हुए, एंड ये टाइम जो मिला मुझे बहुत अच्छा लगा, जो ये टाइम मैं कोई प्रॉपर वे में मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर पाऊँ जो न्यू कमर्स के लिए बहुत काम पे लगेगा। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर दिस planning to share my experience with the newcomers. Thanks a lot, Brajesh. थैंक यू सो मच दादा, बिकॉज हमने काफी दिन से इंतजार किया था आपको इनवाइट करने के लिए, क्योंकि इससे पहले हमने काफी रिसर्च करा, काफी सारे बच्चों के क्वेश्चंस लिए। तो मुझे लगा कि ये जो पॉडकास्ट है काफी हेल्पफुल होने वाला है उन तमाम आर्टिस्ट के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो सीख रहे हैं या फिर जो आ चुके हैं। उन तमाम लोगों को बहुत ही हेल्प होने वाली है। इससे पहले कि सर सवालों का सिलसिला शुरू करें, सर सबसे पहले तो आप अपना बेसिक इंट्रोडक्शन, लाइक आप कहां से हैं, आपका बेसिक जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है वो क्या रहा है, जरा इसके बारे में आप सर बताइए। या एक्चुअली माय सेल्फ सुरजीत सेन, एंड मेरा नेटिव प्लेस है कोलकाता, वेस्ट बंगाल कोलकाता। मेरा स्टडी उधर से हुआ है। मेरा बैकग्राउंड है, आर्ट बैकग्राउंड है। डिजिटल स्कल्पटिंग में बाद में आया हूँ। मेरा आर्ट, पेंटिंग एंड क्ले स्कल्पटिंग ये मेरा बेसिक सब्जेक्ट था। दिन बाद में मैं डिजिटल स्कल्पटिंग में आया, एंड नाउ मैं मुंबई में सेटल हूँ। लास्ट 15 years आई एम वर्किंग हियर विद डिफरेंट स्टूडेंट्स। सर आपका जो ग्रेजुएशन है, आपका ग्रेजुएशन कौन से सब्जेक्ट से था? हाँ, एक्चुअली मेरा ग्रेजुएशन बाद में मैंने कस्टमाइज किया। मेरा ग्रेजुएशन था आपका फुल्ली पेंटिंग के ऊपर था, पोर्ट्रेट पेंटिंग था। एंड उसका साथ में बाद में एडिशनल स्किल डेवलप करने के लिए मैं स्कल्पटिंग ऐड किया था, जो जो पोर्ट्रेट स्कल्पटिंग होता है, क्ले स्कल्पटिंग एंड मार्बल के भी मैंने काम किया। ये मैंने बाद में ऐड किया। सो दादा, ये चूंकि आप आर्ट फील्ड से तो हो ही, आपको 3D में, बिकॉज जब आपने अपना आर्ट कंप्लीट किया, जब आपने अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन कंप्लीट किया, तब तो 3D को लेकर इतना ज्यादा क्रेज नहीं था, इस फील्ड को लोग इतना जानते नहीं थे। तो आप इस फील्ड में कैसे आए? मतलब किसी ने इंस्पायर किया आपको, कहीं से आपको पता चला, किसने गाइड किया दादा आपको इधर आने के लिए? वो लॉन्ग टाइम एगो, यानी बहुत दिन पहले का बात है। जो मोस्टली 99 2001 उस टाइम का था। तो उस टाइम पे जैसे आपने बताया, जो उस टाइम पे तो 3D का इतना वेल नोन ये टर्म इतना नहीं था। तो मुझे बहुत ज्यादा R&D एंड सब्जेक्टिव वो सब्जेक्ट ढूंढना पड़ा था मुझे। नेट का भी अवेलेबिलिटी कम था, तो इसलिए मैं बहुत ज्यादा स्टडी किया था, न्यूज़पेपर्स, बुक्स। मुझे उस टाइम पे मेरा कुछ फ्रेंड्स मुझे मेरा जो स्किल है, जो ट्रेडिशनल आर्ट बैकग्राउंड का जो स्किल है,
तो वो उसको डिजिटली इम्प्लीमेंट करने का कुछ मुझे सलाह दिया था, मुझे सजेशन दिया था। तो देन बट डायरेक्ट मैं 3D में कैसे जाऊंगा, क्या करना है, मेरे लिए बहुत अननोन सब्जेक्ट था। तो इसके लिए मैंने डिफरेंट, उस टाइम पे इंस्टीट्यूशन भी बहुत कम था, अभी तो बहुत अच्छा अच्छा इंस्टीट्यूशन भी है एंड बहुत ज्यादा क्लैरिटी है नीट पे। बट उस टाइम पे मुझे बहुत ज्यादा स्टडी करना पड़ा था, बहुत जगह घूमना पड़ा था, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ा था। देन मैं ग्राफिक डिजाइनिंग फर्स्ट स्टार्ट किया था करियर में, देन बाद में 3D में आया था। बट मेरा जो फ्रेंड था जो ऑलरेडी मेरा पहले उस टाइम पे जब स्टार्ट किया था डिजिटल मीडिया में, देन ही इंस्पायर्ड मी एंड वो मुझे 3D के बारे में बहुत कुछ बोला था, मुझे अभी भी याद है। देन देन धीरे धीरे मैं पहले ग्राफिक्स में आया, मेरा करियर में भी उसमें स्टार्ट किया मैंने फर्स्ट। देन बाद में मैं 3D में कन्वर्ट हुआ। ये 3D में मैं एक ऐसा नहीं, एक चांस में मैंने किया। ग्रेट ग्रेट। और वही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है दादा आज के टाइम में कि मतलब लोगों को लगता है कि अगर आपको 3D में जाना है तो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम इन ग्राफिक्स। तो कितना आपको मुश्किल का सामना करना पड़ा कि ग्राफिक्स से आप 3D में शिफ्ट हुए। तो आज के टाइम में ये क्या मतलब ग्राफिक्स करना, ग्राफिक्स को लोग आजकल वैल्यू नहीं देते, लगता है उनको कि अरे यार ग्राफिक्स क्यों करना है, मुझे तो सिर्फ 3D सीखना है। कितना हेल्पफुल रहता है इन चीजों को सीखना अगर आप इसमें करियर बनाना चाहते हैं। इट्स बहुत अच्छा ये आपने क्वेरी किया मुझे, बिकॉज इट्स अ रूट ऑफ आर्ट। ग्राफिक्स जो है, वी कांट इग्नोर दिस सब्जेक्ट एट एनी मोड इन 3D ऑल्सो, बिकॉज जंप लेके मैं 3D में जा ही नहीं सकता। मैं मेरा करियर में मैं जैसे बताया, मैं ग्राफिक्स से स्टार्ट किया था, देन आज मैं 3D डिजिटल स्कल्पचर में काम कर रहा हूँ। बट उस टाइम का जो नॉलेज है, मैं एक्चुअली मेरे जो करियर का फर्स्ट टाइम शुरू का जो काम था वो था फोटो डिजिटलाइजेशन, जो ब्लैक एंड व्हाइट टू कलर करना। देन तब उस टाइम पे बहुत कार्ड, मतलब ग्रीटिंग्स कार्ड का बहुत था। तो उसमें जो एक्सपोजर मिला था मुझे, जो ऑप्शंस मिले थे मुझे, जो मतलब क्रिएटिविटी इनपुट करने का जो एक स्पेस मिला था, जो बाद में मुझे 3D में वो बहुत बहुत हेल्प किया। एंड टेक्सचरिंग में जाएंगे आप, तो मैं 3D का नाम मैं बता रहा हूँ, 3D पे टेक्सचरिंग में जाएंगे, लुक डेप करेंगे, हर जगह से वो ग्राफिक का जो अगर बेस एक रूट रहा तो बहुत बहुत हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल। ग्रेट ग्रेट। और दादा ये स्कल्पटिंग कैसे आपने स्टार्ट किया, बिकॉज 3D आप सीख रहे थे, 3D में काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, एनिमेशन, देयर आर लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स। सो आपका स्कल्पटिंग की तरफ रुझान कैसे आया, क्योंकि तब तो स्कल्पटिंग के इतने ज्यादा सॉफ्टवेयर भी नहीं थे। आई थिंक आपने जब स्टार्ट किया होगा तो मुझे लगता है शायद मडबॉक्स यूज कर रहे होंगे आप, मे बी। तब स्कल्पटिंग मतलब हम लोग के लिए एक बहुत ज्यादा नाइटमेयर था, मतलब वो करना एक में हम लोग के लिए एक चैलेंजिंग था। पेन टैब आपको यूज करने मिलता था उस टाइम? ना उस टाइम पे, मतलब ये जो अभी जो एक बहुत बेसिक चीज, कुछ एक बेसिक चीज हम लोग का जो ये सेटअप में आ ही गया, जैसे पेन टैब चाहिए, देन डिजिटल स्कल्पटिंग के लिए अलग टूल्स चाहिए, वो उस टाइम पे वो चीज था ही नहीं। वो हम लोग वो छोड़ के ही पूरा थॉट प्रोसेस हम लोग स्टार्ट किया था। एंड जैसे आपने बताया जो स्कल्पटिंग वाला, जो मैं कैसे आया डिजिटल स्कल्पटिंग में, तो वो उसका भी बहुत एक इंटरेस्टिंग एक वे था। जैसे मैं ग्राफिक में आया, देन धीरे धीरे ग्राफिक डिजाइनिंग से देन मैं टेक्सचरिंग में आया, देन 3D में आया। देन 3D में आने के बाद एक चीज तो मैं बहुत थाम लिया था, जो मुझे कैरेक्टर ही करना है, जो कैरेक्टर मॉडलिंग करना है। तब स्कल्पटिंग वर्ड यूज नहीं होता था, कैरेक्टर मॉडलिंग करना है। तो कैरेक्टर मॉडलिंग के लिए मुझे मेरा बैकग्राउंड, जैसे मैं आर्ट बैकग्राउंड से हूँ, तो वो मेरे बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ था। तो जैसे मैं अभी भी मैं बताता हूँ जो सबको, जो मेरा जूनियर्स है, इंटर्न है, स्टूडेंट्स है, जो फंडामेंटल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। जो फंडामेंटल अगर क्लियर रहा तो आज ये सॉफ्टवेयर में हम लोग काम कर रहे हो, कल दूसरा करेंगे, डे आफ्टर टुमारो और एक आएगा, डजंट मैटर। अगर आपका फंडामेंटल क्लियर है तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर में जस्ट टूल को आपको जानना है, वो तो आप कर ही लोगे। तो वो हिसाब से मेरा जो फंडामेंटल क्लियर था, उसके लिए मैं 3D में एंड उसके अंदर कैरेक्टर मॉडलिंग में बहुत ज्यादा मैं इंटरेस्ट भी मिला था, एंड मैं वो स्किल में उसमें डाल पाया था। पर जैसे आपने बताया, जो एक जगह जाके मुझे अटक रहा था, मेरा जो कैरेक्टर बना रहा हूँ उसको प्रॉपर ऑन स्क्रीन अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा इन द सेंस रियलिस्टिक दिखाने के लिए मुझे बहुत वे
क्रॉस ओवर आई मीन वे में जाके फिर मैं वो स्क्रीन में आ सकता था। जैसे फॉर एग्जांपल उसका स्किन का जो डिटेलिंग है, पोर्स है, व्रिंकल्स है, उसका जो एक्सप्रेशंस है, एक्सप्रेशन का छोटा छोटा मसल का जो इन्फॉर्मेशन, वो मैं एक लेवल में मॉडलिंग में जाने के बाद हम लोग अटक जा रहा था, बिकॉज वो इट्स नॉट पॉसिबल जो मैं ट्रेडिशनल स्कल्पटिंग में कर सकता हूँ। तो उस टाइम पे देन मुझे मोस्टली उसके 4-5 इयर्स हो गया मैं कैरेक्टर मॉडलिंग में था, तब 99 में ZBrush भी आ गया। तो देन मैं स्कल्पटिंग का 1-2 वीडियोस मैंने देखा था जिसमें ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग मैप थ्रू दे सकते हैं, तो वो बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगा। एंड देन आई ट्राइड मडबॉक्स फर्स्ट, देन मैं ZBrush में आया एंड चूज ZBrush बिकॉज ZBrush में टिल डेट स्कल्पटिंग के उसका आगे हम लोग कुछ नहीं सोच सकते। तो ये ऐसा करके उस टाइम पे ZBrush मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा जस्ट मैं जो ट्रेडिशनल या मैं जो सोच रहा हूँ, जो मैं कैरेक्टर का अंदर देखना चाहता हूँ, वो मुझे एक 3D सॉफ्टवेयर लाइक माया, मैक्स, व्हाटएवर एंड ZBrush, ये 2 कॉम्बिनेशन में मैं दे सकता हूँ। बिकॉज वो थॉट जो मैं सोच रहा हूँ वो मैं स्कल्पटिंग का तो डिजिटल स्कल्पटिंग का तो दे सकता हूँ। देन उस टाइम पे ZBrush में भी इतना ऑप्शंस नहीं था, देन धीरे 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 आया, देन मैं फुल्ली स्कल्पटिंग में आ मैं गया। इस ये वाले डिटेलिंग वाले पार्ट पे दादा आता हूँ, वापस आऊंगा इसके ऊपर, बिकॉज इस पे काफी सारे सेगमेंट्स हैं हमारे पास। उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं। एक बच्चे ने हमसे पूछा है कि अक्सर काफी सारे कमेंट्स मैंने कलेक्ट किए थे, तो उसमें एक बड़ा कॉमन सा सवाल था कि सर अगर मुझे 3D मॉडलिंग में जाना है, अगर हमको 3D मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाना है, अगर मुझे 3D मॉडलर बनना है, तो ड्राइंग कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए ड्राइंग हम लोग को फिदा हुसैन नहीं बनना है, आर्टिस्ट को जो भी है, बट एक फंडामेंटल एक स्किल, इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर फर्दर डेवलपमेंट द कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक, जैसे उसका एक कैरेक्टर एनाटॉमी का जो स्प्लिटिंग होता है, एनाटॉमी का रेशियो होता है, एक जो आप सोच लो उसको जस्ट आप, मैं प्रॉपर परफेक्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट डूडल काइंड ऑफ भी अगर वो स्केच होगा, देन वो स्केच बहुत इजी पड़ता है जब 3D में हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करता है। ये आर्टिस्ट लेवल में इट्स वेरी रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं जो वो नहीं होता है तो नहीं होता है, ऐसा नहीं कर पाएंगे 3D में कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी बैड कॉन्सेप्ट, बट अगर उसको स्केच थोड़ा बेसिक भी कर लेंगे तो ऑब्वियसली वो उसको डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट करने में बहुत हेल्पफुल है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, सो अगला सवाल है दादा कि 3D मॉडलिंग में अगर कोई बंदा जाना चाहता है, तो जैसा कि 3D मॉडलिंग में एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक मॉडलिंग होता है, सो अगर किसी बंदे को, जैसे अगर मुझे पर्सनली अगर आप मेरे से पूछेंगे तो व्हेन आई वाज स्टडिंग, सो मुझे ना कैरेक्टर में उतना दिलचस्पी नहीं आता था। सो दैट्स वाई मैंने ना आर्किटेक्चर्स को चूज किया, और आर्किटेक्चर में फिर मैंने बड़े काम किए, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे भी काम किया। तो दादा मुझे एक चीज यहाँ पे आप बच्चों को भी क्लियर कर दीजिए कि 3D मॉडलिंग अगर कोई सीख रहा है तो क्या क्या पार्ट है इन जो स्टूडियो में, किस किस डिपार्टमेंट में उसको जॉब मिल सकता है ऑन द बेसिस ऑफ 3D मॉडलिंग? देखिए इनिशियली तो मैं सब स्टूडेंट को बोलूंगा जो पहले इतना सेग्रीगेट नहीं करना है सब्जेक्ट को, पहले पूरा मॉडलिंग को जानना है, बिकॉज उसके अंदर बाद में अभी डिविजन डिपार्टमेंट वाइज बहुत डिपार्टमेंट उसको मिल जाएगा, बट ओवरऑल कौन सा सब्जेक्ट मॉडलिंग का अंदर, जैसे कैरेक्टर मॉडलिंग हो या हार्ड सरफेस मॉडल हो या एनवायरमेंट हो, बीजी हो, व्हीकल हो, अभी इतना सेग्रीगेट हो गया तो चांस अब वर्क का बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है। बट उसका पहले उसको सब्जेक्ट जो है वो पहले अच्छा करके जानेंगे, जैसे बेसिक फंडामेंटल उसको क्लियर हो जाएगा, देन उसका बाद उसको ऑटोमेटिकली अच्छा लगेगा जो ये चीज मुझे अच्छा लग रहा है। फॉर एग्जांपल हार्ड सरफेस हो, अगर कैरेक्टर है तो कैरेक्टर अच्छा लगेगा, अगर बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है तो बैकग्राउंड। तो इसको कैसे डिविजन करेंगे, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए सबसे अच्छा मैं मानता हूँ जो चीज है वो है क्या, जो सेल्फ स्टडी पर, जो ऑर्गेनाइजेशन स्टूडियो इंस्टीट्यूशन जो भी सिखा रहे, सिखाने के बाद जो खुद करेंगे, जो प्रैक्टिस करेंगे, उसका अंदर से ही उसको पता चल जाता है जो मैं हार्ड सरफेस में ज्यादा मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है, एंड वो ज्यादा अच्छा दिख रहा है, मतलब प्रेजेंटेबल हो रहा है।
ऐसा नहीं कि जो वो कभी भी कैरेक्टर में नहीं जा सकता, बट एट प्रेजेंट उस टाइम के लिए मैं बता रहा हूँ। देन ऑब्वियसली स्टूडियो में जाने का बाद, काम करते करते बाद वो चेंज हो भी सकता है, बट एट प्रेजेंट हार्ड सरफेस मॉडलिंग में क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, जैसे वो तो मॉडलिंग में, कोई भी मॉडलिंग में करेंगे तो वो कॉमन चीज है, वह ऑब्जर्वेशन करना है, बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन करना है। एंड हार्ड सरफेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका पॉलीगॉन। जो मॉडल बना रहे हैं उसका जो प्रॉपर फ्लो, वो प्रॉपर उसको करना है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा जगह उसका हार्ड सरफेस आ रहा है, शार्प एज आ रहा है, कहाँ उसका सॉफ्ट आ रहा है। एंड अगर फुल्ली रियलिस्टिक में जाएंगे, वो अंडुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टू लास्ट वीक मेरे कोई एक जूनियर से डिस्कशन हुआ था। जैसे एक वॉल दिख रहा है हम लोग को, सिंपल वॉल, एंड जो वॉल का इंटरसेक्ट हो रहा है, वो वॉल का इंटरसेक्ट में जो लाइन दिखता है, वो लाइन का अंदर भी पूरा स्ट्रेट नहीं रहता, उसका अंदर भी हल्का अंडुलेशन रहता है, क्योंकि वो हैंडमेड होता है या मशीन में होता है। तो वो चीज मैं कैसे लेके आ सकता हूँ जो एक मॉडल का अंदर, वो चीज अगर मतलब उसका इतना अंदर अगर घुस के वो अगर स्टडी करे तो उसका धीरे 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 डेवलपमेंट हो ही जाता है। और कैरेक्टर में जाएंगे तो कैरेक्टर में ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज एनाटॉमिकल। एनाटॉमी में बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए स्टूडेंट को, एंड उसमें उसको मजा भी आना चाहिए। मैं बार बार वही चीज बोल रहा हूँ, सिर्फ इंटरेस्ट का साथ साथ उसको खुद को मजा, एंड वो प्रेजेंटेबल होना चाहिए, मतलब बाकी जो काम कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। देन वेरी इजी टू चूज माई देमसेल्फ, जो कौन सा सब्जेक्ट में वो जा सकता है वो खुद ही कर पाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं। ग्रेट ग्रेट। दादा एक और सवाल जो कि मैं काफ़ी दिन से रिसर्च भी कर रहा था, जैसे ही मेरा आपसे बात हुआ कि आपके साथ ये पॉडकास्ट करना है, तो मैं एक बहुत ही क्रूशियल चीज़ जो मैं रिसर्च कर रहा था, मैं आपको बताता हूँ कि आजकल मैंने यूट्यूब पे काफ़ी सारे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी इंस्टीट्यूट से सीखा है, और लाइक दे आर डिस्टर्बिंग न्यू कमर्स। वो लोग लिटरली उनको बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत डिमोटिवेट कर रहे हैं। क्या कारण है, किस तरीके से कर रहे हैं, मैं वो आपको बताता हूँ, और उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। उनका कहना है कि देखो, अगर तुमको 3D मॉडलिंग करना है तो तुम्हें किसी इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें 3D मॉडलिंग करना है, इंस्टीट्यूट में जाओगे, इंस्टीट्यूट वाले एक बड़ा सा कोर्स पकड़ा देंगे, तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा और तुमसे वो पैसे लूट लेंगे। तो तुम्हें अगर 3D मॉडलिंग सीखना है तो तुम माया सीखो, तुम्हें बाकी चीजें सीखने की क्या जरूरत है। लेकिन इंस्टीट्यूट में क्या होता है दादा, ये कोर्स का पैटर्न होता है। ऑब्वियस सी बात है कि आपको एक कोर्स उसके अकॉर्डिंगली बनाई जाती है। आपका क्या कहना है इस बारे में कि इंस्टीट्यूट से सीखना कितना फायदेमंद होता है या नहीं होता है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इट्स वेरी कंट्रोवर्शियल टॉपिक। ये बहुत सब्जेक्टिव भी है, बट इसमें बोथ साइड ही मैं बता रहा हूँ जो चीज होना चाहिए मुझे एज पर माई एक्सपीरियंस। देखिए, दो टाइप का वे होता है, ठीक है। एक होता है जो एक आर्टिस्ट वेरी बिगिनिंग, वेरी शुरू से उसको पता है, कैसे पता है, चलो वो मूवीज देखता है या स्टडी करता है, या बहुत ज्यादा पैशन है मूवीज के ऊपर, वो यूट्यूब पे सर्च भी करता है, तो उसमें पहले से एक आर्टिस्ट को पता है जो मैं यही सब्जेक्ट में जाऊंगा, ये सब्जेक्ट मुझे जाना है एंड उसमें मुझे करना है, तो वो सब्जेक्ट को लेके ही आगे जाएंगे एंड इंस्टीट्यूशन से सीखेंगे या सेल्फ स्टडी करेंगे। ये एक पार्ट है। सेकेंड पार्ट है जो वो जो फर्स्ट पार्ट जो आर्टिस्ट है, वो जो काम किया, वो जो काम करेंगे, मॉडलिंग हो, टेक्सचरिंग हो, लुक डेव हो, लाइटिंग हो, व्हाटएवर, वो अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, उसको हर डिपार्टमेंट वाइज ही जाना पड़ेगा शुरू से लेकर लास्ट तक। तो दैट मीन्स क्या हुआ, दूसरा और एक जो पार्ट है उसको, और एक आर्टिस्ट का मैं ग्रुप बता रहा हूँ, वो क्या है, उसको पूरा चीज हम लोग सिखाया, एंड सिखाने का बाद वो लोग डिसीजन लिया जो मुझे इसमें जाना। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जो एक बंदा जो पहले से ही चूज करके रखा है मुझे इसमें जाना है, वो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, जो हाँ मुझे इतना करना है इसमें, उसके लिए हर चीज जो वो जो अलग अलग डिपार्टमेंट में से जा रहा है, उसके लिए वो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने के लिए उसको थोड़ा स्टडी करके उसका आगे जाने में थोड़ा कुछ जगह धक्का खाते खाते जाना पड़ेगा। एंड सेकेंड जो एक कैटेगरी मैंने बताया, जो ऑलरेडी पूरा डिपार्टमेंट वाइज करके आया एंड उसको फिर वो डिसीजन लिया मुझे इसमें है, तो उसको पता है आगे क्या चीज उसका पास आना है एंड वो डिपार्टमेंट कहाँ जाने वाला है, प्रैक्टिकली नहीं बट उसको थियोरेटिकली पता है। तो ये दोनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है, जो
जो मेरे पास हर टाइप का इंटर्न्स आता है, स्टूडेंट्स आता है, तो ये दो टाइप्स का ही आता है जिसका मेंटालिटी, थॉट प्रोसेस एंड स्किल अलग अलग होता है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से जो मुझे इंस्टीट्यूशन में ही जाना है एंड मुझे इसमें जाना है। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन से आता है तो उसके लिए मुझे ये चीज बहुत इजीली टैकल करता हूँ हम लोग, जो नहीं उसको पता है जो प्रॉपर प्रोसेस है, उन्होंने से ये चीज चूज किया। एंड सेल्फ स्टडी या नहीं करके आए तो उसके लिए मुझे वो चीज पहले समझाना पड़ता है, देन वो चाहता है। तो ये डिपेंड करता है जो कौन सा चूज करेंगे। मैं कोई भी चीज को खराब या कोई भी चीज को अच्छा ऐसा नहीं बोलूंगा। बोथ आर रिक्वायर्ड, एंड बोथ आर स्टेबल इन इंडस्ट्री। क्योंकि इंस्टीट्यूट से सीखने में एक प्रॉपर गाइडलाइन आपको पहले ही पता चल जाता है। और चूंकि अगर वही बताया हाँ एग्जैक्टली मेरे लिए, जब मेरे पास जब बंच ऑफ स्टूडेंट्स या बंच ऑफ इंटर्न्स आता है तब उसके लिए जब मैं देखता हूँ उसको पूरा प्रोसेस पता है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट, उसको पता है जो मुझे ये चीज करना है, बिकॉज उसको पूरा प्रोसेस में वो करके आए। जैसे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग किया हूँ तो मुझे पता है जो टेक्सचरिंग में कहाँ क्या इशू होता है। आज मैं क्रिएटिव सुपरवाइजर के हिसाब से भी मेरा वो नॉलेज काम पे लगता है। मैं 2D एनिमेशन भी किया, वो नॉलेज भी मुझे काम पे लगता है। मैं तो वो पूरा जो प्रोसेस है इट्स वेरी रिक्वायर्ड, वो जानना ही है स्टूडेंट को, वो सेल्फ स्टडी करे या ना करे। जो सेल्फ स्टडी करके आएंगे तो उसको धक्का खाते खाते करना पड़ेगा, एंड जो करके आएंगे वो पाइपलाइन प्रोसेस सीख के आएंगे तो ऑब्वियसली वो हेल्प। सर मैं आपका काफी सारा मतलब मैं तो थक गया आपका वर्क देखते देखते। मेरे स्क्रीन पे एक डिस्प्ले होगा, यहाँ पे आपके जस्ट बाजू में ही एक डिस्प्ले हो रहा है। रिसेंटली जो मैंने एक वर्क देखा था आपका, जो मैगजीन में भी छपा था, आई थिंक YRF के मैगजीन में वो दिखा था मुझे, पठान का आपने एक पोस्टर बनाया था, राइट सर? ये थॉट प्रोसेस आप लाते कैसे हो, मतलब कैसे इसको आप डेवलप करते हो कि आपको ये चीजें बनानी है? और काफी ब्यूटीफुल लग रहा था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि शाहरुख खान लग रहे थे। तो सर इसका आप इनिशिएटिव कैसे लेते हैं? एंड मेरा स्कल्पटिंग रहता है, मेरा जैसे मैं हम लोग डेली ब्रेकफास्ट लेता हूँ, डिनर लेता हूँ, लंच करता हूँ, वैसा मेरा डेली स्कल्पटिंग रहता है। वो मेरा एक इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ हो गया। सो ये पठान का जो आपने बात किया, जो पठान स्कल्पटिंग का बात किया, इन दैट टाइम शायद 2023 या उस टाइम पे रिलीज हुआ था मूवी, एंड उसमें मैंने काम भी किया था। तो ये जो स्कल्पटिंग है मेरा पर्सनल स्कल्पटिंग ही था, स्कल्पचर। तो वो काम मैंने जस्ट फॉर पैशन से किया था। मतलब वो एक पोस्टर रिलीज हुआ था उस टाइम पे। और शाहरुख खान के आप डाई हार्ट फैन है सर ये भी पता चला मुझे। एनीवे तो वो मैं बहुत बहुत स्टडी किया था, बिकॉज मूवी थ्रू मुझे चांस मिल गया था। वो SRK के का अलग अलग एंगल्स एंड हम लोग सामने भी देखा था, काम भी किया था देख सकते। तो उस सब को हम लोग को पता था मुझे जो कैसा कौन एंगल से कैसा लग रहा है। तो बहुत दिन से मैंने वो स्टडी करते करते थोड़ा थोड़ा करके वो चीज मैंने किया था। बट जब वो पोस्टर रिलीज हुआ था देन उसको मैं डेवलप किया था एज ए डिजिटल स्कल्पटिंग, एंड इन दैट टाइम वो वायरल भी हुआ था। नॉट ओनली वेबसाइट में वायरल में, बहुत सारे पोर्टल में, न्यूज पोर्टल में भी वो वायरल हुआ था। एंड लॉट्स ऑफ मैसेजेस आया था मेरे पास, बहुत सारे आया था जो वो आप लाइफ स्केल में किया है या कितना स्केल है वो प्रिंट करना है या वो क्ले में किया है, ऐसा ऐसा बहुत आया था। तो एनीवे तो वो स्टडी मेरा एक ही उसमें टारगेट था क्या, जस्ट मैं एक पैच वर्क करना चाह रहा था उस टाइम में। जो पैच वर्क इन द सेंस मतलब कोई फिनिश आप अगर देखोगे SRK तो SRK लग रहा है, बट इट्स वेरी रफ पैच वर्क था वो। जैसे कोई चीज करके वो आधा अधूरा कुछ कुछ चीज छोड़ गया, बट वो एक अलग ब्यूटी होता है। एंड उसमें मेरा वो पैच वर्क में वही टारगेट था जो पोस्टर में मैंने देखा, देखने के बाद जो इंप्रेशन मेरा दिमाग में आया, एक आंख बंद करके जो चीज देखा, एंड वो चीज मैं जस्ट विजुअलाइज किया एंड डिजिटली उसको इम्प्लीमेंट किया। एंड इम्प्लीमेंट का टाइम पे मेरा मेन टारगेट वही था, वो ऐसा दिखना चाहिए जैसे वो कोई हाथ से किया है, एंड थोड़ा कुछ ह्यूमन एरर भी रह गया। वो टेराकोटा क्ले वाली इफेक्ट, बिकॉज आई एम फ्रॉम बंगाल, कोलकाता, तो मुझे टेराकोटा देन ट्रेडिशनल क्ले, बंगाल का कुछ पर्टिकुलर नेटिव कुछ स्कल्पटिंग होता है, उनमें से एक फेमस है टेराकोटा है। तो वो फील मेरा दिमाग में था जो, हाँ। एंड उसमें आप अगर देखोगे जो डिजिटली हम लोग बहुत ज्यादा परफेक्ट करने जाते हैं, एंड वही उसमें ही हम लोग का
रियलिज्म लॉस्ट हो जाता वो है, खो जाता है, रियलिज्म लॉस्ट हो जाता है। लॉस होता है, वो नहीं। जैसे मैंने आपको वॉल का एग्जांपल भी दिया, मैंने हम लोग अगर एक दो प्लेन अगर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसमें एक सिंपल एक लाइन ही विजुअलाइज करते हैं, बट आप कोई भी रूम में देखोगे वो चीज एक लाइन नहीं रहता है, उसके अंदर भी थोड़ा अंडुलेशन रहता है। तो ये लेवल में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ जो आर्टिस्ट सोचे। एनीवे, तो उसमें मेरा वो पठान में वही टारगेट था, जो बहुत ज्यादा पैच वर्क हो एंड ऐसा लगे जो वो जो पोस्टर में है वही चीज कोई क्ले में बनाया, टेराकोटा में किया, एंड उसमें ह्यूमन एरर भी कुछ रह जाएगा, एंड वो ह्यूमन एरर है, इसके लिए उसका अलग ब्यूटी। तो वो मैंने ट्राई किया था सर नॉट ओनली आपकी पठान, उसका बाद मैंने टाइगर में सर किया आपके था। वर्क का जो मुझे सबसे खास बात लगा वो ये कि मतलब आपकी वर्क को ना देखने के बाद नॉर्मल कोई इंसान, मैंने काफी सारा जैसे मैं आपका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने से पहले मैंने आपके वर्क काफी स्टूडेंट्स को दिखाए हैं और मैंने उससे पूछा है कि ये मीडियम कौन सा है, मुझे बताओ। मुझे मैक्सिमम लोगों ने कहा है कि ये क्ले मॉडलिंग है। मैंने आपका एक हॉर्स वाला जो आपने बनाया था जिसमें वो पूरा घास का इफेक्ट निकला हुआ, नोबडी कैन से दैट कि दिस इज अ डिजिटल स्कल्पटिंग। फिर आपका वो जो ईगल जो आपने एकदम रॉक वाले स्टाइल में बनाया है, मतलब एवरीबडी गेट शॉक्ड कि यार मतलब कैसे हो सकता है ये इतनी डिटेलिंग्स। तो ये एक आपकी बहुत खास बात है और जो मुझे लिटरली बहुत इंस्पायर करता है। और मैं सारे बच्चों को ये आपके वर्क दिखाता हूँ, आर्ट स्टेशन दिखाता हूँ, उनके साथ शेयर करता हूँ कि देखो इंस्पायरिंग चीज है जहां से आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। डेफिनेटली एक्चुअली ये जो अब ये चीज मुझे ये मुद्दा उठाया तो मुझे याद आया, जो ये जो स्कल्पटिंग का बात किया, तो एक्चुअली में ZBrush में जो बीटा वर्जन का कोर टीम है उसमें भी मैं हूँ, मेरा डिस्कशन भी चलता है उधर। ZBrush का जो नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट कैसे हम लोग का क्या इशू हो रहा है उसके लिए भी हम लोग का एक पैनल है, डिस्कशन करते हैं, उसमें भी ये मुद्दा एक बार डिस्कशन हुआ था। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में ही मेरे पास बहुत मैसेज आता है, फ्रॉम आर्टिस्ट लेवल भी आता है, स्टूडेंट लेवल में भी आता है, जो ये क्ले लुक, ये जो पैच वर्क आप करते हो, तो ये मेरा एक अलग स्टाइल आप बोल सकते हो, बेंचमार्क। मैं नहीं बता रहा हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ ना industry सर, बता रहा है। मैं बता रहा हूँ ऐसे कई सारे लोग जो इस फील्ड से बिलोंग करते हैं, जिस आर्ट को जो समझते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर लास्ट 15 to 16 ईयर्स हो गए सर इस इंडस्ट्री में। 10,000 से ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा के प्लेस्ड कर चुका हूं, तो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन फील कि मतलब ये कितनी रियलिस्टिक है, कितना रियलिस्टिक है। मतलब इस पे आने के लिए कितना कुछ मेहनत किया होगा आपने, इसके पीछे कितना आपका रिसर्च वर्क रहा होगा। दैट्स अमेजिंग। देखिए, मेहनत तो ऑब्वियसली वो जो इसके कोई भी शॉर्टकट तो नहीं है, ये मैं सब स्टूडेंट, इंटर्न, जूनियर सबको बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ, जो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है। ये इसमें मेहनत में ही आना पड़ेगा, जैसे बाकी प्रोफेशन में भी आना पड़ता है, इसमें भी सेम करना पड़ता है। इसमें हम लोग को और भी थोड़ा कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा हम लोग को चाहिए, वो है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट की स्किल, इसमें चाहिए। उसके लिए कहीं भी जगह थियोरी नहीं है, बुक्स नहीं मिलेगा, इसके लिए सेल्फ जो स्किल है उसको डेवलप करना पड़ेगा। एंड ये जैसे आप बोले जो क्ले या ये जो फील है, ये मैं वही फिर से वही चीज बता रहा हूँ, जैसे मॉडलिंग में पूरा ना वो डिस्कशन में फिर से बता रहा हूँ, जैसे मॉडलिंग करता था उस टाइम पे मुझे कहीं एक जगह जाके ना अटक गया था मैं, वो चीज नहीं आ रहा है जो मैं देख पा रहा हूँ। मेरे हाथ में एक चीज है, सपोज कोई भी एक ग्लास ही है, वो ग्लास मैं जब बना रहा हूँ तो इसमें क्यों पता चल रहा है ये सीजी है एंड ये रियलिस्टिक है, तो कहाँ जाके एक मिसमैच हो रहा है। तो वो पॉइंट अगर एक बार हम लोग पकड़ लिया ना, ये पिक किया, हाँ हम लोग को ये डिफरेंस है, तब और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ सेल्फ स्टडी चाहिए एंड प्रैक्टिस चाहिए। जैसे मैं डेली इसलिए करता हूँ, डेली मुझे अच्छा लगता है करना, ऐसा नहीं है जो मैं तो चाहता हूँ एंड ऑफ द डे मैं लाइफ में एक स्कल्पिंग में करते जाऊँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी जो मेरा जूनियर्स है, मेरा फॉलोअर्स है, दे आर ऑल्सो फॉलो माई वर्क्स, एंड मुझे इंस्पिरेशन मिलता है, जो नहीं दे वो लोग मुझसे ये फॉलो करते हैं। तो उसमें मेरा डे बाई डे, मुझे अभी भी आज कोई काम किया 15 दिन बाद ही उसमें मुझे बहुत गलती दिखता है, तो हाँ इसमें ये चीज नहीं है, वो कर सकता। तो ये मेरा एक ही टारगेट होता है, जो कितना ज्यादा इसको मैं रियलिस्टिक दिखा सकता हूँ। एंड उसके लिए मैंने ये मीडिया इसलिए लिया जो प्ले या पैच वर्क, क्योंकि उसमें इतना रफली ह्यूमन एरर रहता है, जो डिजिटली वो करने के लिए बहुत चैलेंजिंग है वो चीज, जो हाँ वो जो ह्यूमन एरर है एंड जो अंडुलेशन है, जो क्योंकि एक स्ट्रोक थोड़ा सा जिगजैग हो गया, एंड वो जिगजैग होने का टाइम पे जो मेरा स्ट्रोक जो था वही स्ट्रोक मुझे डिजिटली भी रखना पड़ेगा,
तो वो बहुत चैलेंजिंग होता है। तो इसलिए मैंने ये मीडिया चूज किया जिसमें मुझे बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, जो हार्ड प्रोसेस के अंदर से जाना पड़ा। एंड नाउ मैं डेली 2-3 घंटे तो मैं स्टडी करता हूँ अपार्ट फ्रॉम माय स्टूडियो वर्क्स। सर, हमारा अगला सवाल है आपसे कि 3D मॉडलिंग में यानी कि स्कल्पटिंग के उस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट में क्ले मॉडलिंग वर्कशॉप कराया जाता है। तो एक बच्चे ने पूछा कि सर, क्ले मॉडलिंग कितना इंपॉर्टेंट है अगर हमको 3D स्कल्प्टर बनना है या फिर 3D क्रिएचर आर्टिस्ट या फिर मॉडलिंग में कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है। तो ये क्ले मॉडलिंग का जो प्रैक्टिस है या फिर उस पे पार्टिसिपेशन है, ये कितना हेल्प करता है सर स्कल्पटिंग के लिए? इट्स वेरी 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 हेल्पफुल। इसमें कोई मतलब सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। मैं तो ये चीज, अगर दो ऑप्शन है, एक में क्ले स्कल्पटिंग हम लोग को सिखा रहा है एंड एक में नहीं सिखा रहा है, डायरेक्ट मॉडलिंग कर रहा है, तो मैं आंख बंद करके फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करूंगा। बिकॉज इसका एक बहुत बहुत क्लैरिटी है इसमें। जो जो मॉडल आप बना रहे हो वर्चुअली, डिजिटली मॉडलिंग स्कल्पटिंग, डिजिटल स्कल्पटिंग करोगे, वो चीज अगर आप पहले उसका एक रियल लाइफ में एक मॉडल बनाया और उसको टच कर पाया, जो फील कर पाया, वो चीज जब तुम आप बनाओगे उसमें एक एक ब्रिज ऑटोमेटिकली बन जाता है। मतलब वो माइंडसेट ही बन जाता है, जो मैं ये चीज बनाया एंड ये चीज मैं अभी 3D में कर रहा हूँ, तो वो चीज जो एक फील आता है ना, मैंने हाथ से बनाया एंड वो कहाँ से कौन सा फोल्ड है, कहाँ कहाँ कर्व है, कहाँ स्ट्रेट है, कहाँ सरफेस कैसा है, नॉइजी है, पैच है, तो वो चीज जब मैं 3D में बना रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली उसको आधा काम उधर ही हो जाता है। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग इज दैट जो एनाटॉमी मीन्स नॉट ओनली कैरेक्टर, एनाटॉमी मीन्स एवरीथिंग, एनाटॉमी मीन्स रेशियो, एनाटॉमी मीन्स द प्रोपोर्शन। तो वो समझने के लिए भी एक क्ले स्कल्पटिंग बहुत बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। ग्रेट ग्रेट सर, अगला जो सवाल है वो ये है कि अगर हमें कैरेक्टर आर्टिस्ट बनना है तो आजकल मार्केट में कैरेक्टर आर्टिस्ट का डिमांड ज्यादा है या क्रिएचर आर्टिस्ट का डिमांड ज्यादा है? इसमें मैं कैरेक्टर मॉडलिंग एंड क्रिएचर मॉडलिंग दोनों में एक बहुत हल्का एक ब्रिजिंग, मतलब दोनों एक लिंक्ड है दोनों में। तो मैं एज एन आर्टिस्ट बोलूंगा, जो ऐसा एक स्कोप चांस ऐसा रखने के लिए जो कैरेक्टर बना रहे उसका ज्यादा सेग्रीगेटेड, ज्यादा बाइफेक्शन ना हो, उसमें एक प्रॉपर ही रहे। जो मैं कैरेक्टर मीन्स मैं कैरेक्टर में क्रिएचर भी कर पाऊंगा एंड कैरेक्टर में एनिमल भी कर पाऊंगा। बिकॉज ऑब्वियसली जितना आगे जा रहा है उसका डिपार्टमेंट बदलते जा रहा है एंड उसका रिक्वायरमेंट भी बदलते जा रहा है। क्रिएचर का बहुत हाई, मतलब हाई रिक्वायरमेंट है, ऐसा कैरेक्टर में भी है। बट फ्रॉम माई एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, जो इसमें ना ऐसा एक वे रखना चाहिए, जो कैरेक्टर मॉडलर जो है अगर कभी भी उसको क्रिएचर से कैरेक्टर करना है तो वो कर पाए। तो इसके लिए उसका फंडामेंटल, अगर अगेन मैं बता रहा हूँ, वो चीज अगर क्लियर है, एनाटॉमी है, जैसे क्रिएचर में भी एक ऐसा होता है, ह्यूमनॉइड क्रिएचर होता है, देन आपका अलग अलग उसका जो सुपर हीरो या नेचर वाइज हम लोग उसको कैटेगरी वाइज डिवीजन करते हैं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। तो उसमें भी अगर जाएंगे तो बस उसका रूट होता है आपका, वो लाइव है, कैरेक्टर है, जिंदा है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ आर्टिस्ट को, जो तुम्हारा स्किल सेट ऐसा सेट करो जो मैं ऑर्गेनिक कर रहा हूँ या ऑर्गेनिक नहीं कर रहा हूँ, नॉन लिविंग आइटम कर रहा हूँ, तो उसमें अगर डिपार्टमेंट में अगर स्किल को मैं सेट करूँ तो उसके लिए इन फ्यूचर कैरेक्टर से क्रिएचर, क्रिएचर से कैरेक्टर स्विफ्ट करना बहुत इजी पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है सर। कुछ ब्लॉकबस्टर मूवीज के नाम जिसमें आपने काम किया है। ब्लॉकबस्टर तो मेरे लिए सभी ब्लॉकबस्टर है। जो मूवी हम लोग दिल से करता हूँ वो सब दिल से ही करता हूँ। एंड उस टाइम पे मुझे हम लोग को सिर्फ एक ही गोल रहता है, जो हाँ मूवी बहुत अच्छा बने एंड बहुत अच्छा दिखे ऑन स्क्रीन। जैसे मैंने पठान, वार 2, लव सोनिया, देन कश्मीरा, टाइगर का सीरीज का जो हो रहा था उसमें मैंने काम किया। देन अन्य का अभी अपकमिंग कुछ मूवीज है, 2-3 मूवीज है जिसमें भी रिलीज नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर भी होगा, उसमें भी मैंने काम किया। एंड
कश्मीरा का एक एंड पठान का, जैसे आपने शेयर किया, आपने बताया जो पठान में एक अच्छा इंसिडेंट हुआ, तो हर मूवी में कुछ ना कुछ गुड मेमोरीज रहता ही है, जिनमें से एक तो बहुत ज्यादा रिमार्केबल रहता है, जैसे पठान में आपने बताया था वो चीज। वैसा मुझे अभी अभी आपने पूछा तो मुझे याद है, लव सोनिया बोल के एक मूवी था, वो बहुत अच्छा एक ऑफबीट मूवी था, बट उसमें दो काम था, बहुत चैलेंजिंग काम था। वो मूवी शायद 5-6 साल पहले रिलीज हुआ था, एंड वर्ल्ड वाइड उसमें बहुत अच्छा, बहुत अवार्ड मिला था मूवी को। आपने देखेंगे तो पता चलेगा, उसमें मनोज बाजपेयी थे, एंड बहुत रियल लाइफ के ऊपर बना था, बट उसमें दो क्रिएचर था, क्रिएचर मीन्स कैरेक्टर था, एक स्नेक था, कोबरा स्नेक स्नेक, एंड एक बटरफ्लाई का था, एंड उसमें बहुत क्लोज शॉट एंड बहुत चैलेंजिंग था। तो उसमें मुझे चांस मिला था, लाइफ ऑफ पाई का जो प्रोड्यूसर है मिस्टर डेविड वोवन, तो उससे मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर हुआ था। तो उसमें कैसा था, एक स्नेक था, कोबरा स्नेक था, तो वो हम लोग बहुत शिद्दत से बनाया था, मैंने खुद उसके स्कल्पटिंग वगैरह किया था, उसमें बहुत अच्छा शॉट में मुझे तो लगा था। एंड देन वो एक्चुअली जब हम लोग मूवी बनने का बाद उसका सर्टिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है, पीटा में जाना पड़ता है, पेटा में उसमें ऑब्जेक्शन डाला था, बिकॉज दे थॉट वो रियलिस्टिक रियल स्नेक है, वो लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे थे, जो वो हम लोग सीजी में बनाया है। तो देन हम लोग को उसका मेकिंग दिखाना पड़ा, वो शायद मेरा लिंक्डइन में कोई शेयर भी किया था, ये मेरा है शायद लिंक्डइन में, उसने उसका एक्सपीरियंस भी शेयर किया था। तो उस टाइम पे डेविड वो मत बताया था, वो उसने अभी इनिशिएटिव था, सब मिलके हम लोग उसका जो स्टूडियो के साथ मेरा कोलैबोरेट था उस टाइम पे, तो उसने मेकिंग भेजा था, देन जाके बेटा ने उसको अप्रूव किया था। तो वो मेरे लिए बहुत मतलब अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस था, जो नहीं हम लोग वो लेवल तक जा पा रहा हूँ। तो ये एक अलग एक्सपीरियंस था मेरा। एंड ब्लॉकबस्टर तो मेरे लिए सभी है, बहुत मूवीज किया है मैंने अभी तक, एंड होपफुली आने वाला जो मूवीज है वो भी बहुत अच्छा है। जी नहीं, एक्चुअली ब्लॉकबस्टर इन द सेंस, क्योंकि ये ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये बहुत इंटरेक्ट करता है, बिकॉज एक आर्टिस्ट के लिए चाहे वो मूवी फ्लॉप हो या ब्लॉकबस्टर हो, वो जो वर्क होता है वो तो बड़ा ही दिल से करते हैं, तो इसलिए उनके लिए तो हर मूवी ब्लॉकबस्टर है। लेकिन ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगता है कि जिस सर से मैं इंस्पायर हो रहा हूँ, उन्होंने किस किस मूवी में काम किया, सो दैट्स वाई ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने पूछा था कि सर आप सर से पूछिएगा जरूर। बिल्कुल। हाँ, वो मेरा IMDb में भी वो है, जो कौन कौन सा मूवी में किया, जैसे पठान मैंने बताया, फिर से पठान, देन टाइगर का सीरीज, स्पाई यूनिवर्स का बहुत मूवीज किया मैंने, देन लाइफ ऑफ पाई का भी एक पार्ट मैंने उस टाइम पे चांस मिला था मुझे करने के लिए। सब लिस्टेड है, अभी इतना दिमाग में रखता नहीं हूँ मैं, करने के बाद तो दिमाग से चल जाता है, बट सब लिस्टेड है। सर अगला जो सवाल है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इंस्पायरिंग है हर एक स्टूडेंट्स के लिए, हर एक आर्टिस्ट के लिए जो इस फील्ड में अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सर 3D आपका 3D आर्टिस्ट से ये 3D में सुपरवाइजर बनने तक का जो सफर है, वो उसकी क्या स्टोरी है सर, और कैसे बनते हैं? आर्टिस्ट से सुपरवाइजर बनने तक के लिए क्या करना पड़ता है, कैसे बनते हैं ये? बाय हार्ट मैं बता रहा हूँ, कुछ करना ही नहीं पड़ता है, सिर्फ काम पे फोकस करना पड़ता है, दैट्स ऑल। बिकॉज मैं सुपरवाइजर बनूंगा, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, ये थॉट अगर एक बार दिमाग में आ गया ना, वो काम से विजन हट जाता है। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस। बिकॉज आपका अगर पूरा काम पे फोकस है, एंड अगर आपका जो ऑन डेस्क काम हो रहा है, वो छोड़ के आपका बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रहा है जो प्रोजेक्ट के लिए, वो ऑटोमेटिकली आपको एक लेवल अपग्रेड लेते जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, सपोज आपको कोई एसेट दिया हुआ है आर्टिस्ट लेवल में, वो एसेट मॉडल आपको करना है, शॉर्ट दिखा दिया, वो हिसाब से आपको करना है, बट वो मॉडल करते करते आपको अंदर से वो क्वेरी आया, जो ये जो शॉट है, ये जो मॉडल बना रहा हूँ, वो कितना क्लोज आ रहा है या दूर में आ रहा है। एक बार मैं सुपरवाइजर या प्रोडक्शन से बात कर लेता हूँ, वो आपने किया एंड देखा, देख के आइडिया है, देन आपको लगा उसका एनिमेशन कैसा होगा, उसका क्वेरी आया, देन आपको लगा जो वो कंपोजिशन का बात कैसे लगेगा, ये जो अंदर से जो क्वेरी आता है ना, वो आपको ऑटोमेटिकली पुश करेंगे आपको अपग्रेड ले जाने के लिए। इसके लिए आपको अलग से कुछ एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा। आपको उस टाइम पे आपने वो नहीं सोचा जो मैं अभी आर्टिस्ट हूँ,
उसका बाद सीनियर आर्टिस्ट होऊंगा, उसका बाद लीड बनेगा, देन सुपरवाइजर। वो सोचना ही नहीं है, आपको सिर्फ अंदर से जो वो क्वेरी है, आपका अंदर से जो वो शिद्दत है, काम का ऊपर पैशन है, वो अगर आएंगे ना, तो वो आपको ऑटोमेटिकली उधर लेके आएंगे। एक ही चीज मेन अगेन मैं बता रहा हूँ, वो है पैशन चाहिए, आपका डेडिकेशन चाहिए, एंड अंदर से जो क्वेरी है वो रिफ्लेक्ट होगा ही होगा। जैसे मेरा एक सीनियर है, वो मुझे बहुत अच्छा एक चीज बताया था, आज से 10-12 साल पहले कोई एक डिस्कशन में बताया था। जो सपोज कोई एक आर्टिस्ट बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है, एंड वो सोचा जो ये प्रोजेक्ट, ये शो में वो अच्छा काम नहीं करेंगे, उसका मूड नहीं है, वो जानबूझ के वो काम अच्छा नहीं बनाया सपोज, तो वो काम ही देखेंगे वो बेस्ट हो गया, बिकॉज वो चाहेंगे भी तो वो खराब नहीं बना सकते, बिकॉज वो चीज दिख ही जाएगा। सेम मैं यही चीज बोल रहा, आपका अगर अंदर वो चीज है, मेरे पास 10 आर्टिस्ट है, उनमें से सब वो लेवल में नहीं जाता, जिसका अंदर वो चीज है एंड उसका अंदर वो दिख ही जाएगा, वो अंदर से वो चीज, वो क्वेरी, वो पैशन, वो। और हम लोग का फील्ड में क्या होता है पता है, जो वो 9 to 5 वाला फंडा नहीं होता है, जो उसमें अगर काम चल रहा है तो वो पैशन से ऐसा प्रेशर आता ही नहीं, मजा आता है। वो सब चीज अगर फैक्टर काम पे है, एक ट्रैक में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो धीरे 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 स्टेप आगे बढ़ेंगे। बट शुरू से ही अगर मैं सबको बोलता हूँ, टारगेट नहीं करना है जो मुझे ये लेवल में जाना है, तुम्हें एक ही टारगेट करना है, जो मुझे बहुत 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 अच्छा काम करना है, बेस्ट काम करना है, उसके लिए तुम जो करना है जीजा लगा दो, तो ऑटोमेटिकली वो तुम्हें अपग्रेड करके देंगे। सर अगला जो सवाल है वो ये है कि सुपरवाइजर का काम क्या होता है, क्योंकि लोगों के मन में, स्टूडेंट्स के मन में गलत धारणा शायद बैठी हुई है कि सुपरवाइजर को कुछ नहीं करना होता भाई, वो उसके अंदर में आर्टिस्ट होता है, वो आर्टिस्ट से काम करवाता है, उसे कुछ करना नहीं पड़ता है। क्या कहना चाहेंगे सर इसके बारे में? ये तो मैं इसमें पूरा डिसएग्री हूँ, बिकॉज मेरा साथ, मेरा टीम का साथ मैं बहुत ज्यादा काम करता हूँ, कभी कभी मैं भी ज्यादा ही कर लेता हूँ वो लोग से, वैसा नहीं होता एक्चुअली। इट्स वेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है इसमें, बिकॉज एक आर्टिस्ट जब काम करता है एज एन आर्टिस्ट, एक एसेट एंड उसका एक टारगेट होता है एंड उसका एक क्रिएटिव कॉल होता है एंड वो हिसाब से वो आगे जाता है। एंड एक सुपरवाइजर का क्या रहता है, वो पूरा मूवी का, पूरा शो का एक पूरा बंच उसको निकाल के लेके आना है। तो ये दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले ही अलग हो जा रहा है, जो शुरू में ही वो चीज अलग अलग हो रहा है। नेक्स्ट क्या आ रहा है, जो एक आर्टिस्ट का एक ही गोल रहता है, जो वो काम कैसा लग रहा है उसका साथ पूरा प्रॉपर रेफरेंस का साथ, या जो क्रिएटिव कॉल है, जो क्रिएटिव फीडबैक है, उसका हिसाब से हम लोग काम किया, दैट्स ऑल। बट एज सुपरवाइजर उसका पास क्या रहता है, 20-25 जो भी उसका काउंटिंग है, 100 आर्टिस्ट का सबका काम आता है एंड उसको सब एक टाइमलाइन में रखना है एंड उसका हर क्वालिटी को मेंटेन करना है। अगर आर्टिस्ट पे नहीं हो पा रहा है तो आर्टिस्ट को समझाना है कहाँ इशू हो रहा है, अगर उससे टेक्निकली कई जगह इशू हो रहा है तो वो खुद को करना है एंड खुद करके वो चीज दिखाना है एंड उसको फिर आगे लेके जाना है। दैट मीन्स 1 to 10 A to Z, ये जो पूरा टाइमलाइन है उसको पूरा मैनेज करना है एंड आर्टिस्ट को सिर्फ एक ही सेगमेंट में करना है। तो ये बेसिक में बहुत डिफरेंस है। सर सुपरवाइजर का ऑन सेट रोल क्या होता है? बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो है क्या, जो ऑब्जर्वेशन सुपरविजन। तो कहीं भी हम लोग का क्या होता है, जो जब काम चलता है, फ्लोर पे काम चलता है, तब अलग अलग फीडबैक आता है उसमें। तो वो फीडबैक का हिसाब से क्रिएटिव कॉल भी हो सकता है, टेक्निकल कॉल भी हो सकता है, आर्टिस्ट का भी इशू हो सकता है। वो सब मिक्स करके उसको सब में एक ही टाइमलाइन का अंदर उसको स्मूथली लेके जाना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए फ्लोर में उसको क्या रहता है, जो सब आर्टिस्ट का काम सही चल रहा है या नहीं, उसमें अगर कहीं जगह अटक रहा है तो तुरंत उसको कॉल करके रेड फ्लैग दिखा के उसको फिक्स करके फिर से उसको ट्रैक में ले आना होता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑब्जर्व एंड उसका सुपरविजन करना। सर 3D सुपरवाइजर का VFX सुपरवाइजर के साथ क्या कोऑर्डिनेशन होता है? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। VFX सुपरवाइजर एंड जो CG सुपरवाइजर या एसेट सुपरवाइजर, उसका साथ जो कोऑर्डिनेशन रहता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज क्या होता है, जो एसेट बन रहा है, जो CG एसेट बन रहा है, उसका जो आगे जाके कौन सा टाइमलाइन में वो फिट होगा एंड उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो क्या सही फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बिकॉज VFX सुपरवाइजर का जो रोल रहता है, वो क्या होता है, एसेट आने के बाद उसका साथ आगे का जो डिपार्टमेंट है, वो कॉम्प में जाके वो कैसे होगा, उसका साथ क्या रिक्वायरमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो कैसे फिट होगा, तो वो जानने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपका जो CG सुपरवाइजर है या एसेट सुपरवाइजर। तो ये कोऑर्डिनेट करके देन फिक्स होता है, हाँ जो एसेट बना है वो एसेट
एक्चुअली ऑन स्क्रीन वो फिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्या क्या इशू हो रहा है, कहाँ हम लोग कॉम पे उसको फिक्स कर सकते हैं, यानी एसेट लेवल में ही करना पड़ेगा। ये सब डिस्कशन एक बहुत वाइटल रहता है, एंड वो डेली बेसिस पे रहता है। सर प्रोडक्शन 3D सुपरवाइजर को हायर कैसे करती है? मतलब जो सुपरवाइजर होते हैं या कोई पर्टिकुलर स्टूडियो के साथ परमानेंटली कनेक्ट होते हैं, या फिर वो डिफरेंट डिफरेंट स्टूडियो के लिए काम करते हैं? ये अभी हम लोग का प्रोफेशन इतना ओपन हो गया एंड इतना वास्ट हो गया, सब्जेक्ट भी वास्ट हो गया, अभी प्रोफेशनल जो डेजिग्नेशन है वो भी बदल गया, पहले का वहां पे नहीं था। तो अभी दो टाइप्स का सुपरविजन रहता है, जो एक फ्रीडम एक इंडिपेंडेंट सुपरवाइजर रहता है, और एक कोई स्टूडियो का साथ अटैच होके उसका साथ कंटिन्यू काम करता है। तो उसमें मेन जो रोल मेन जो हायरिंग का आपने जैसे बताया, जैसे कैसे वो रोल में जाते हैं, उसमें मेन जो क्राइटेरिया होता है जो उसका एक्सपीरियंस एंड काम का क्वालिटी, कितना काम का क्वालिटी वो हैंडल कर पा रहा है। सपोज ये क्वालिटी का काम एक नंबर का आर्टिस्ट का साथ कैसे वो कोलैबोरेट करके वो काम निकल पाएंगे, एंड उसका एक्सपीरियंस कैसा है, उसका वर्क प्रेशर कैसा ले सकता है, वर्क प्रेशर में भी वो क्रिएटिविटी आ सकता है या नहीं आ सकता, कितना प्रोजेक्ट अभी तक हैंडल किया है, एंड उसका फीडबैक कैसा है, ऑब्वियसली खुद का काम कैसा है। एंड बिकॉज खुद का काम अगर प्रॉपर रहेगा तभी जाके मैं वही परसेप्शन में मैं आर्टिस्ट का क्वालिटी जज कर पाऊंगा। बिकॉज मेरा ही अगर लेवल अलग है देन मैं जज का वो लेवल ही नहीं आएगा। तो ये सब बहुत फैक्टर करता है, जो एक खुद का एक्सपीरियंस रहता है, देन आपका प्रोजेक्ट हैंडलिंग का रहता है, वर्क प्रेशर रहता है, एंड देन इट्स डिपेंड, जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट भी रहता है, सुपरवाइजर भी रहता है, जो मूवीज वाइज कोलैबोरेट होता है स्टूडियोज का साथ, कोई कोई स्टूडियो का साथ लॉन्ग टाइम पे भी करता है। इट्स डिपेंड्स, इट्स दोनों ही सही है, कोई ग्रेट ग्रेट। सर आपको मैंने आपका एक काम देखा था, जिस काम में एक मतलब फेस का मॉडल था, एक ओल्ड मैन का आई थिंक, और बीच में वो क्रैक था और उसके अंदर गोल्ड फिल किया हुआ था, गोल्ड टेक्सचर्स, अगर आपको याद हो। सर इस तरीके के इतने डिटेल्ड स्कल्प्ट करने में आपको एक मॉडल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग जाता है? देखिए ये अभी जो आपने क्वेरी किया, ये मैं डेली मिनिमम 4 to 5 टाइम्स मेरे पास आता ही है। सर ये एक्चुअली जब मैं आपका प्रोमो रिलीज किया था ना, तो उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आए मुझे इस तरीके के, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि कंबाइन करके उन क्वेश्चंस को आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि ये कैसे, मतलब इतना रियलिस्टिक कैसे। मेरा एक स्टूडेंट पूछ रहा था, ही इज फ्रॉम आर्ट बैकग्राउंड, उसकी ड्राइंग काफी अच्छी है, और वो ही इज एक्चुअली लाइक वेटिंग फॉर योर पॉडकास्ट कि मुझे जानना है कि वो डिटेलिंग सर लाते कैसे हैं और कितना टाइम लगता है इस मॉडल को कंप्लीट करने में। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सबका पहले क्वेश्चन आता है, जैसे आपने भी किया मेरा साथ, कभी भी अगर कोई स्टूडियो में मैं आता हूँ, कोई अगर मुझे नॉर्मली इंडस्ट्री में पहचानता है, सब मुझे नहीं, मेरा काम को पहचानता है, तो इस हिसाब से फर्स्ट जो क्वेश्चन थ्रो होता है मुझे, मैं भी प्रिपेयर रहता हूँ, वो है अब टाइम मैनेज कैसे करूँ। जो स्टूडियो वर्क्स में इतना हम लोग का भी स्टूडियो में बहुत प्रेशर रहता है, काम का भी प्रेशर रहता है, टाइम का आगे पीछे रहता है, उसका बाद भी आप कैसे प्रेशर टैकल करते हो। एंड सेकेंड थिंग इज दैट, जो आप वो प्रेशर में भी वो टाइम मैनेज करके भी क्वालिटी कैसे लेके आते हो, ये दो चीज मेरे पास आती ही है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, जो टाइम मैनेज कैसे करता हूँ, तो उसमें ना मैं बहुत ओपनली बता रहा हूँ कि इसमें ना मुझे प्रेशर होता ही नहीं है टाइम मैनेज करने। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अब अगर एक डेली रूटीन देखते हो, एक हम लोग मॉर्निंग में उठता हूँ, उसका एक रूटीन रहता है, टूथब्रश हुआ, देन हम लोग एक कुछ वर्कआउट किया, देन ब्रेकफास्ट लिया वगैरह, XYZ ऐसा करके एक काम रहता है। तो वो कभी भी हम लोग को ब्रेकफास्ट लेना कभी भी प्रेशर नहीं होता, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, जो वो एक मेरा डेली रूटीन का काम है। वैसा ही मैं डेली जो मैं बैठ के जो कुछ सोचता हूँ एंड उसको मैं करने का ट्राई करता हूँ, इट्स ऑल्सो ए पार्ट ऑफ माई लाइफ। मतलब ये कोई प्रेशर एक्स्ट्रा काम नहीं है, अगर मैं एक्स्ट्रा प्रेशर ले लूंगा तो ये काम नहीं निकल सकता। फर्स्ट ऑफ, जैसे कोई रिलैक्सेशन के लिए मूवीज देखता है, ये टीवी देखता है, या
नेटफ्लिक्स में सीरीज देखता है, वैसा ही मैं रिलैक्सेशन के लिए आके बैठ के मैं जो सोचा वो करता हूँ। इसमें कोई एक्स्ट्रा मुझे एफर्ट या अरे आज मुझे जाके करना है, ये चीज आता ही नहीं है। मैं ये मेरा लास्ट 15-20 साल से मेरा यही चल रहा है। तो ये मेरा बहुत कॉमन पार्ट, जो 2-2.5 घंटा उस टाइम मैं खुद खुद का सुनता हूँ, क्योंकि फुल डे मेरा कैसा रहता है, सब आर्टिस्ट का ही रहता है, जो हाँ क्रिएटिव कॉल रहता है, कहीं ना कहीं हम लोग का कहीं एक जगह हम लोग का लिमिटेशन रहता है, नो ये क्रिएटिव कॉल है एंड इसका हिसाब से हम लोग को चलना है, ये काम मुझे आगे फॉरवर्ड करना है। बट वो दिन में 2-3 घंटा मुझे ऐसा चाहिए जिसमें मैं मेरा ही बात सुनूंगा। उस टाइम पे मैं सेकंड कोई ओपिनियन नहीं है, मैं जो थॉट मैं जो सोचा वही करूंगा, एंड उसमें मैं एक्सट्रीम लेके जाऊंगा। एंड अभी नेक्स्ट आपका जो क्वेरी है, जो क्वालिटी कैसे मेंटेन करते हो, जो ये चीज रहता है, उसके लिए भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जो उसके लिए एफोर्ट नहीं डालना है, उसके लिए करना क्या है, सिंपल, मैं जो सोचा वो मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। मैं क्या एक ही जगह मैं क्वालिटी क्यूसी करता हूँ मेरा काम का साथ, जो आज मैं सपोज स्टूडियो से जब घर आया, आते आते मेरा एक थॉट आया, मैं ये करूंगा, ये कल सोच के रखा था, एंड सॉरी जब ये चीज सोचा तब तो मैं ये पिक्चर मेरे दिमाग में आया ही होगा, जो हाँ ये चीज ऐसा है, मैं देख पा रहा हूँ आंख बंद करके। अभी वो जो आंख बंद करके वो चीज देख रहा हूँ, वो मैं जब इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, वो क्या वही चीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है फिर आंख बंद करता हूँ एंड वो चीज को फिर से चेक करता हूँ एंड वो डालने का ट्राई करता हूँ। यही मेरा सिंपल प्रोसेस रहता है, इसके लिए कोई ज्यादा एफोर्ट नहीं डालना पड़ता है। एंड वो चीज मैं धीरे धीरे अभी भी मैं बोल रहा हूँ, जो डिटेल आता है उसमें भी बहुत ज्यादा गलती हो सकता है, होगा ही, बिकॉज ह्यूमन हूं मैं, गलती हो गई एंड उसको मैं सुधारने का ट्राई करता हूँ। नेक्स्ट दिन जब आके लास्ट दिन का एक काम 15 मिनट का मेरा फिर से रहता है, वो चेक करता हूँ, उसमें देखता हूँ जहाँ ये एरर है उसको मैं करता हूँ। एंड ये चीज मैं मेरा स्टूडियो में जितना भी जूनियर्स है, इंटर्न है, वो लोग को भी मैं बोलता हूँ, जो कुछ नहीं एफर्ट मत डालो, सिर्फ एक पैशन में लेके आओ, तो देखोगे काम धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ग्रेट दादा, ग्रेट। ये आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि आपको, और ये मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं सर, कि आप ना प्रायोरिटी समझ लो। क्योंकि अगर आप, जैसे आपको खाना खाना कोई बर्डन थोड़ी लगता है, खाना खाना बिल्कुल बर्डन नहीं लगता है। आपको घूमना, मोबाइल चलाना बर्डन थोड़ी लगता है। आप रिलैक्सेशन के लिए मस्त पार्क में जाते हो, मूवी देखते हो, ये सब बर्डन थोड़ी लगता है। तो वही है कि अगर कोई भी चीज अगर आपके डेली लाइफ के पार्ट बन जाएगी ना, तो वो बर्डन नहीं होता, वो मजा आने लग जाता है। फिर आपको वो बहुत अच्छी चीज बताई सर आपने। एक बार अगर पैशन एंड प्रोफेशन, ये दोनों अगर लिंक हो गया ना, तो उसको कोई नहीं टच कर सकता, वो धीरे धीरे आगे जाएगी। बिकॉज क्या वो काम को वो प्रेशर नहीं ले रहा, उसका पैशन है, तो वो पैशन बात करता ही है, वो रिफ्लेक्ट होता ही है काम पे, होगा ही। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हमारे पास सवाल तो इतने हैं कि अगले 2 घंटे तक मैं आपसे बात कर सकता हूं, लेकिन ऑब्वियसली मैं आपको भी ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने बहुत क्रिस्प किया है सवालों को। और अब मैं फटाफट थोड़ा सवाल लेता हूं स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मतलब उनको डरा के रखा हुआ है। काफी सारे यूट्यूब में बहुत बेतुकी वीडियोस बनाए जा रहे हैं, खास करके इसलिए ताकि वो उनको डिमोटिवेट करे, और फिर उनको, मतलब मैं काफी रिसर्च करता हूं सर। तो अब जो अगला सवाल है सर, वो ये है कि क्या 3D इंडस्ट्री में अब जॉब नहीं है? ऐसा लोग कह रहे हैं कि 3D इंडस्ट्री में अब जॉब नहीं है, तो आपको 3D मॉडलिंग ये सब, मतलब ये फील्ड अब छोड़ दो, क्योंकि अब इस फील्ड में जॉब नहीं है। सर आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? देखिए, मैं एक थोड़ा फ्लैशबैक में जा रहा हूँ। मेरा अभी भी याद है, अभी याद नहीं है, मतलब बहुत छोटा था शायद, जब मैं हम लोग का धीरे धीरे कंप्यूटर का यूजेस बढ़ना शुरू किया हम लोग का हर सेक्टर में। तब एक चीज बहुत कॉमन सवाल उठ रहा था, जो अभी करोड़ अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, किसी का बहुत जॉबलेस हो जाएंगे बिकॉज कंप्यूटर आ रहे हैं। तो उसको हम लोग धीरे धीरे एक्सेप्ट किया। उस टाइम पे ट्रेनिंग हुआ था, आपको याद होगा, सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंक सेक्टर हो या अलग अलग सेक्टर में, वो सब ट्रेनिंग हुआ एंड देन धीरे धीरे आज उसको एक ट्रैक में लेके आए। अभी सवाल है, ये जो 3D का जॉब नहीं है, ये आने वाला बहुत रिस्क है, ये जो चीज था ये पहले भी था, अभी भी है, इन फ्यूचर में भी रहेगा, हर सेक्टर में ही रहता है ये चीज। ये वेब हर सेक्टर में ही रहेगा। अभी मेन सवाल जो है एआई का, जो जिसके लिए सब मेनली सब अभी टेंशन में है या डरा रहा है। अब अगर स्टडी करो
एआई का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो पहले भी था, हाँ अभी थोड़ा पॉलिश करके लेके आया, उसको थोड़ा एडवांस लेवल में लेके आया। तो मैं मेरा स्टूडेंट या मेरा इंटर्न जो है जो स्टूडियोज में, उन लोग को हमेशा बोलता हूँ जो एआई से डरना नहीं है, एआई को कैसे यूज करता है वो सीखो, उसको अवॉइड करके नहीं जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग मॉडलिंग सीखा तब तो बेसिक मॉडल हम लोग तो नर्व्स कर्व से कैरेक्टर बनाते थे, वो अभी का स्टूडेंट सोच भी नहीं सकता। जो हम लोग कर्व से बनाया एंड वो बैठे बैठे एक एक कर्व के अंदर वर्टेक्स को वेल्ड किया एंड देन उसको सरफेस बनाया एंड देन धीरे धीरे मॉडल ग्रो हुआ। कर्व का जो पॉइंट होता है वो पॉइंट को हम लोग एक एक करके वो जैसे धागे गूंथते हैं वैसा करके करते थे। तो अभी तो एक क्लिक में मॉडल बन जाते हैं। तो अभी भी तो मैं इंडस्ट्री में हूँ, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये जो वेव है, ये वेव हमेशा चलेगा, हमेशा हर इंडस्ट्री में रहता है, तो इसके लिए कोई भी टेंशन नहीं है। बट जो नया टेक्नोलॉजी है, जो नया चीज आने वाला है या आ रहा है, उसको अवॉइड करने से प्रॉब्लम, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड उसको सीखना पड़ेगा एंड उसको सीख के उसको कैसे यूज कर सकता है, तुम्हारा काम को कितना और भी एडवांस लेके जा सकता है वो जानना पड़ेगा। तो ऐसा उसको भाग के हम लोग नहीं जा सकते। एंड ये जो चीज है, जो मैं फिर से बता रहा हूँ, जो आने वाला जो अब नहीं है, मैं तो अभी देख पा रहा हूँ जो आने वाला दिन में जो और भी नया नया डिपार्टमेंट बन रहा है, जिसमें से सपोज 3D मॉडलिंग वाला जो आर्टिस्ट है वो और भी खुद को अपग्रेड किया, वो और भी अलग अलग सॉफ्टवेयर में जा रहा है एंड उसको लेके मॉडल को और भी कैसे अपग्रेड करते हैं, फंडामेंटल एक ही रहेगा। फंडामेंटल जो है वो चीज एक ही रहेगा, उसका ऊपर हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, आज से 50 साल 100 साल पहले अगर कोई स्केच सीखा है, फॉर एग्जांपल वो कोई ना कोई एक पेंसिल से वो स्केच किया है, तो आज का दिन में वो अगर बैठे हैं तो उसके लिए वो कौन सा कंपनी का पेंसिल है वो मायने नहीं रखता है, वो एक पेंसिल लेंगे एंड वो स्केच कर लेंगे। ये मीडिया टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर भी सिर्फ यही है, फंडामेंटल को वो कभी भी अवॉइड नहीं कर सकता, फंडामेंटल तो वही रहेगा एंड उसका ऊपर क्या होगा, लेयर बनते बनते जाएंगे एंड उसको हम लोग पॉलिश करते करते जाएंगे। तो उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ना उससे भागना पड़ेगा। वो अगर मेंटेलिटी आ गया तो ये वेव आएगा जाएगा, खुद को स्टेबल रख सकते, कोई इशू नहीं। ग्रेट ग्रेट सर। 3D आर्टिस्ट बनने के लिए अगर कोई स्टूडेंट प्लान कर रहा है कि मुझे 3D आर्टिस्ट बनना है, तो कितने घंटे उसको प्रैक्टिस करनी चाहिए सर, अगर परफेक्ट एक 3D मॉडलर उसको बनना है? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा सर क्योंकि बच्चों को लगता है कि ये तो बस खेल है, चलो एडमिशन ले लिया, अभी बस 2 घंटे की क्लास कर लिया, 2 घंटा प्रैक्टिस कर लिया, इट्स एनफ। आप क्या कहना चाहेंगे सर? इसमें मुझे कोई भी बहुत साल पहले मुझे कोई भी एक इंटरव्यू में मुझे पूछा गया था, शायद ऑटोडेस्क का ही कोई एक इंटरव्यू था, शायद है वो लोग का ऑटोडेस्क के साइट में भी है वो इंटरव्यू का शायद वो लाइन। मुझे ये ऐसा कोई पूछा गया था जो एक आर्टिस्ट बनने के लिए आपको एक वर्ड में आप बोलो क्या होना चाहिए, उसको ये की होना ही, एक ही वर्ड होना ही चाहिए, स्किल होना ही चाहिए, 3D आर्टिस्ट या कैरेक्टर आर्टिस्ट या डिजिटल स्कल्पटर व्हाटएवर। तो मेरा एक ही रहेगा। उस टाइम पे भी जो चीज बताया था मुझे, अभी वो चीज रिकॉल हुआ, वो है मैडनेस, पागलपन। वो मैडनेस अगर रहा ना तो वो टाइम नहीं देखेंगे, वो आवर्स नहीं देखेंगे, वो क्या देखेंगे, जो मैं ये चीज मांग रहा हूँ एंड वो चीज मुझे करना है, उसके लिए किसी का अगर 2 घंटे लगे हो गया, किसी को अगर 4 घंटे लगे, बट वो छोड़ेगा नहीं। वो पागलपन मुझे चाहिए, ना कि मुझे वो घड़ी चाहिए जो हाँ मुझे 2 घंटे किया बट हो गया बात खत्म, उससे वो नहीं चाहिए मुझे। मुझे वो पागलपन अगर मिल गया ना तो उससे वो आर्टिस्ट बन सकता है। दैट मीन्स वो फिर से घूम फिर के वो पैशन, तो सिर्फ वो काम हो गया, प्रैक्टिस हो गया, घर चला गया, उससे नहीं होगा, अंदर जाके भी वो चीज होना चाहिए। ये जो मैंने किया वो क्यों नहीं कर पाया, जाके करो। मुझे अभी भी याद है, मैं जब स्टूडेंट था तब मेरा घर में, जब मैं पहले तो शुरू में मेरा घर पे मैं कंप्यूटर नहीं था, मैं वो सेंटर में जाके प्रैक्टिस करते थे। बाद में जब घर पे सिस्टम आया तो रात में अचानक मेरा दिमाग में 2-3 बजे उठ जाते थे, अच्छा ये चीज कैसे होता है, एक बार ऑन करके फिर मैंने ना वो एक स्पीयर के अंदर वो चेक किया, अच्छा ये ऐसा होता है, नहीं तो मैं सो नहीं पा रहा। तो वो उसके भी टाइम पे मैंने नहीं देखा था, अच्छा अभी मैं उठ के 2 घंटा प्रैक्टिस किया, मैं लिख के रखू तो कल मैं 2 घंटा कम करूंगा, वो चीज नहीं चाहिए। चाहिए जो वो पागलपन, वो अगर अंदर से आएगा तो उसको कोई भी नहीं रुका सकता, वो प्रॉपर ट्रैक पे है। ग्रेट सर। 3D इंडस्ट्री में एआई का कितना रोल है? मतलब लोग कह रहे हैं कि अभी तो मॉडल एआई से बन जा रहा है, तो 3D मॉडलिंग में
क्या आपने कभी एआई यूज किया या एआई आपको हेल्प किया, या फिर 3D मॉडलिंग डिपार्टमेंट में एआई यूज हो रहा है? क्योंकि आप काफी सारे स्टूडियो के साथ काम कर चुके हैं, तो एआई क्या आ चुका है 3D मॉडलिंग में, और अगर आ गया है तो वो किस काम के लिए आया है? ऑब्वियसली हम लोग उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं एंड उसको भी हम लोग सोच रहे हैं कैसे उसको 3D मॉडलिंग का अंदर उसको और भी इम्प्लीमेंट करके उसको आगे लेके जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज मैं बता रहा हूँ, एआई में एक चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, जो एआई हम लोग को दे सकते हैं, मतलब मैं कुछ मांगूंगा तो वो दे सकता है, बट एआई क्या नहीं कर सकता है वो है वो पूछ नहीं सकता जो हम लोग का पास क्वेश्चन मेरा क्वेरी। तो वो वाला पॉइंट अगर हम लोग पकड़ लिया ना, जो एआई को पूछ के उसका अंदर से मुझे चीज निकालना है, तो एआई जस्ट एक खिलौना है, बट एआई से अगर डर गया तो वो उसको डोमिनेट कर। तो रहा आपका सवाल अभी 3D इंडस्ट्री में, 3D इंडस्ट्री में कॉन्सेप्ट में बहुत काम हो रहा है एंड वी आर वेरी हैप्पी। जो हाँ जो चीज मुझे कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए एक पहले उसको सोचो एक बार, ठीक है, सोचने का पहले एक रफली मुझे एक विजुअलाइज करके मैंने एआई में देख लिया वो चीज कैसे लगेंगे, देन उसके ऊपर बेस करके मैं उसको डेवलप कर रहा हूँ। तो ये लेवल में बहुत हेल्पफुल हो रहा है एंड इसको इग्नोर क्यों करूंगा ये, अगर मुझे ये चीज मुझे हेल्प लग रहा है 2 दिन का टाइम बचा के। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्रे स्केल में एक स्केच लेवल में मैंने एक चीज सोचा एंड धीरे 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 मैंने उसको सपोज एक कलर वर्जन में लेके गया, एक थोड़ा सा लाइट एंड सेटअप के साथ एक विजुअलाइज किया। मुझे अगर वही लेवल में एआई दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा वही सेम प्रोसेस को जब लेके वो लेवल में जाऊंगा तो कितना अपग्रेडेड होगा, उसका क्वालिटी बदल जाएगा। तो वो हिसाब से अभी यूज हो रहा है, बहुत यूज हो रहा है, बट बहुत लिमिटेशन है एंड जो लिमिटेशन है वो लिमिटेशन रहेगा, आने वाला बहुत साल रहेगा एंड अगर वो फिक्स हुआ तो उसको वेरी हैप्पी, हम लोग उसको यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, बट उसके लिए डरने का कुछ नहीं है, उसको सीखना है, सीख के आगे जाना है। सर कौन सा एआई टूल यूज करते हैं आप लोग? ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, जैसे सबसे ज्यादा अभी मिड जर्नी सबसे ज्यादा हम लोग वो प्रेफर करते हैं जो, बट ये छोड़ के भी अभी इतना टूल्स हो गया, बट मिड जर्नी एक स्टेबल एंड एक लेवल में अभी काम हो रहा है, तो उसमें हम लोग ज्यादा डिपेंडेंट नहीं बोलूंगा, मतलब ज्यादा उसका अंदर हम लोग यूज टू है, उसका अंदर से काम निकल रहा है। सर 2026 में 3D इंडस्ट्री, इंडियन 3D इंडस्ट्री का ग्रोथ कैसा रहेगा? बहुत 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 ज्यादा है, बहुत ज्यादा, कोई सोचने का नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर देखोगे अभी डोमेस्टिक काम बहुत बढ़ रहा है, डोमेस्टिक काम जो हम लोग का सबसे ज्यादा एक लास्ट 5-6 इयर्स में जो चीज आया था, वेब आया था जो हॉलीवुड प्रोजेक्ट में इशू था एंड उसको फिर उसको लोग फिक्स किया, देन धीरे धीरे आ रहा है, बट वो जो एक प्लस कोविड का भी टाइम बोलो आप, कोविड का भी टाइम पे था वो सब जो इशू था, उसमें क्या हुआ डोमेस्टिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ गई, तो अभी उसका रिफ्लेक्ट ऑलरेडी आना शुरू किया एंड 2026-27 में ऑलरेडी डोमेस्टिक काम भरपूर है, बहुत ज्यादा काम है, इवन रीजनल काम आना शुरू करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, मुंबई, मैं बॉलीवुड छोड़ के बता रहा, बॉलीवुड का तो एक अलग है, वो छोड़ के जो रीजनल काम है वो बहुत बहुत आ रहा है, जो हम लोग को सिर्फ हॉलीवुड के ऊपर डिपेंडेंसी था वो धीरे 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 अभी हम लोग ओवरकम कर। ग्रेट सर, 3D मॉडलर का काम यानी कि 3D का जो काम है, अगर मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री या फिल्म इंडस्ट्री को अगर हटा दूं तो इसके अलावा कौन कौन सा सेक्टर है जहां पे 3D इंडस्ट्री का डिमांड है, मतलब 3D आर्टिस्ट का डिमांड है? मतलब मूवीज छोड़ के बात, यस फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दूं तो मूवीज छोड़ के तो बहुत बहुत, मैं तो गेम इंडस्ट्री का अभी जिक्र ही नहीं किया, गेम इंडस्ट्री में तो मतलब 3D इंडस्ट्री छोड़ के मतलब 3D छोड़ के तो जीरो है, मतलब 3D में गेम में अभी इतना वास्ट उसका जो ग्रोथ हो रहा है एंड आने वाला दिन में इतना ज्यादा ग्रोथ होगा तो अनएक्सपेक्टेड है आपका गेम इंडस्ट्री में, उसमें तो और भी ज्यादा चैलेंजिंग है एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज उसमें क्या सब मैप बेस होता है, उसमें टेक्नोलॉजी अलग है, उसका प्लेटफॉर्म अलग है, वो रियल टाइम होता है, उसका पूरा प्रोसेस ही अलग होता है, तो एक उसमें भी एआई बहुत यूज हो रहा है। देन आपका एडवर्टाइजमेंट हुआ, एडवर्टाइजमेंट बहुत यूज हो रहा है, देन आपका कभी वर्चुअल में जाएंगे अब, वीआर जो वर्चुअल रियलिटी, उसमें आपका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट सेक्टर हो गया, गेमिंग इंडस्ट्री हो गया, देन आपका अभी ई कॉमर्स में भी है सर, ई कॉमर्स में है, ई कॉमर्स में तो बहुत बहुत ज्यादा है, मेडिकल इंडस्ट्री में भी आजकल बहुत ज्यादा हो गया है, ई लर्निंग इंडस्ट्री बहुत पॉपअप हो रही है सर, ई लर्निंग इंडस्ट्री भी बहुत पॉपअप हो रहा है,
उसमें भी 3D का डिमांड बहुत ज्यादा है। जो स्टूडियोज बंद होते हैं उनका हमारे 3D इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? ऑब्वियसली उसको तो मैं इग्नोर नहीं कर पाऊंगा, ऑब्वियसली वो इम्पैक्ट पड़ता है, बट मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, तो वो हिसाब से अब अगर हिस्ट्री देखोगे, इसका पहले भी ऐसा इंसिडेंट, ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बहुत हुआ, एंड उसको हम लोग ओवरकम भी किया, बहुत अच्छे तरीके से ओवरकम किया, एंड होप इसको भी हम लोग ओवरकम करेंगे। सर, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? इसका कोई अलग मैं कैटेगरी नहीं बोलूंगा। इसके लिए ऑब्वियसली एक दो चीज ज्यादा मायने रखता है, वो है क्या, खुद का पोर्टफोलियो, वो जो सेल्फ पोर्टफोलियो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, जब अगर स्टूडियो का साथ कई रेगुलर बेसिस काम हो रहा है एंड स्टूडियो का साथ काम कर रहे हो, तो उनमें से कुछ काम आपका स्टूडियो बेस भी उसका पोर्टफोलियो में रह जाता है। बट अगर आप इंडिविजुअल आर्टिस्ट का पोर्टफोलियो चेक करूंगा, तब एक्सपेक्टेशन क्या रहता है, उसका खुद का पर्सनल पोर्टफोलियो में खुद का काम क्या रहता है अपार्ट फ्रॉम स्टूडियो। तो वो एक बहुत मायने रखता है, जो हाँ सेल्फ जो पोर्टफोलियो है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत क्लैरिटी होना चाहिए, एंड वो सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट में वो ज्यादा उसका कोर है, ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस है, वो उसका काम पे रिफ्लेक्ट होना चाहिए, जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हो एज ए इंडिविजुअल। सर, एक 3D आर्टिस्ट बनने के लिए जो एक स्टूडेंट होता है, जो जस्ट यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट से पास आउट होकर निकल रहे हैं, उनको सोरिल में क्या क्या ऐड करना चाहिए? उनकी सोरिल कैसी होनी चाहिए? सोरिल में देखिए, जब हम लोग सोरिल किसी का चेक करते हैं, तब बंच ऑफ सोरिल्स आता है, तो उसमें ऐसा नहीं है जो वही आर्टिस्ट का काम देखते हैं, उसमें बहुत ज्यादा चैनल वाइज सुपरवाइजर का पास आता है, जैसे पहले HR, देन एक टेक्निकली, देन आके देन फिल्टर होके हम लोग का पास आता है। तो उसमें मैं सबको ही बोलता हूँ, जो दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है क्या, जो खुद का स्किल एक फर्स्ट 10 सेकंड का अंदर ही वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। जो 10 सेकंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग जब भी प्ले करता हूँ, ऐसा होना चाहिए जिसका शो रील कोई भी वो HR लेवल में हो या सुपरवाइजर लेवल में हो, वो स्किप करके देखने का अंदर से मन ही ना हो, वो पूरा देखने का मन करे, तो वो फर्स्ट 10 से 12 सेकंड का अंदर ही पता चलेगा ये क्या आने वाला है। सो वो 10 से 12 सेकंड का जो है इंट्रोडक्शन, वो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं अभी क्या दिखाने वाला हूँ, मेरा शो रील में क्या दिखने वाला है, एंड जो भी काम है 10, 50, 100, 2000 इतना काम नहीं चाहिए मुझे, अगर एक भी काम है, बट वो काम का पूरा प्रॉपर उसको ब्रेक डाउन करके दिखाना, जो कैसा है, उसका कैसे कैसे काम किया, उसमें अगर बहुत क्लैरिटी का साथ दिख गया तो बहुत 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 हेल्पफुल होगा, एंड टाइम बच जाएगा आर्टिस्ट का भी, एंड बहुत जल्दी वो शॉर्टलिस्टेड होने का चांस है। सर, एक 3D आर्टिस्ट के जो फ्रेशर बच्चे होते हैं, किस तरीके की सैलरी मिलती है सर उनको? इट्स वेरी क्रूशियल। एक मेरा क्वेश्चन ये है कि एक जो फ्रेशर 3D आर्टिस्ट है, जो अभी भी इंस्टीट्यूट से निकला है लेकिन उसका काम अच्छा है, तो सर क्या सैलरी होनी चाहिए इनकी? देखिए, इसमें भी मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका कोई आंसर नहीं होता है, इसका शायद ये डिपेंड करेगा, ये कौन सा स्टूडियो में अप्लाई कर रहा है, उसका कितना उसका कितना कैपेबिलिटी है, उसका कितना एफोर्ट है, तो या डिपेंड करेगा उसका आर्टिस्ट का जो काम का रिक्वायरमेंट जो है, वो रिक्वायरमेंट वो स्टूडियो में कितना यूजफुल है। कभी कभी क्या होता है, जो फॉर एग्जांपल एक आर्टिस्ट का बहुत अच्छा काम है, एंड सपोज उसका कैरेक्टर मॉडलिंग है, या सपोज बीजी मॉडलिंग भी है, एंड उसमें बहुत दिखता है, काम दिखता है, बहुत अच्छा है, बट एट प्रेजेंट जो स्टूडियो में वो अप्लाई किया है, वो स्टूडियो का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, वो प्रोजेक्ट में पर्टिकुलर उसका वो स्किल सपोज 20% यूज होने वाला है, एंड वही आर्टिस्ट का दूसरा स्टूडियो में सपोज 100% यूज करने वाला है, तो दोनों जगह से पैकेज अलग अलग आएगा। तो ये डिपेंड करेगा जो करेंट सिचुएशन उस स्टूडियो का क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, वो सबके ऊपर डिपेंड करेगा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से इन वन वर्ड जो नहीं यही पैकेज होना चाहिए।
ओके सर, रिसेंटली मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक कमेंट देखा था जो मैंने बचा के रखा था, अभी तक मैंने किसी से नहीं पूछा है, वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। एक कमेंट था कि एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स के फील्ड में आने से बढ़िया है कि तुम इंजीनियरिंग डॉक्टरी जो भी करना है कर लो, क्योंकि मतलब एनिमेशन विजुअल इफेक्ट्स के फील्ड में चाहे तुम 5 साल 10 साल 20 साल भी काम कर लो, लेकिन 50,000 से ज्यादा मंथली तुम नहीं कमा सकते। सर, इस मिथ के ऊपर आपको रोशनी डालनी है और आपको यह भी बताना है कि अगर एक बढ़िया आर्टिस्ट है तो कितना कमा सकता है सर मंथली का। क्या इंजीनियरिंग को कंपेयर किया जा सकता है? जैसे इंजीनियरिंग में अच्छा पैकेज मिलता है, लोगों को ऐसा लगता है। आपका इस विषय पे क्या कहना है सुरजीत सर? देखिए, मैं फिर से वही, एक तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल पैकेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड, इसको मैं तो इग्नोर नहीं कर सकता हूँ। बट घूम फिर के एक पॉइंट में आता है, वो है होता है क्या, जो काम कर रहा है वो काम पे उसका पैशन क्या है। चलो ठीक है, वो पैशन है या नहीं। एंड सपोज फॉर एग्जांपल कोई भी एक्स अमाउंट का कोई भी एक दूसरा फील्ड में सपोज 100 रुपीज उसको अर्न हो रहा है मंथली, एंड फॉर एग्जांपल दूसरा और एक बंदा है जो सपोज आर्टिस्ट हम लोग का कोई फील्ड में है, उसमें सपोज 75 हो रहा है। तो अभी ये 100 वाला जो बंदा है वो 100 रुपीज तो इनकम कर रहा है, बट उसको कैसा है, जो वो टाइम देखता है सिर्फ वो कब घर जाएंगे, एंड ये प्रोफेशन में वो चाहेंगे जो नेक्स्ट जो उसका जनरेशन है वो नहीं आए फॉर एग्जाम्पल। एंड दूसरा जो बंदा है जो 75 कर रहा है, वो इतना खुश है, वो चाह रहा है जो और भी 50 आर्टिस्ट ये फील्ड में आए जो इसको लेके आगे बढ़े, तो उसके लिए मैटर नहीं करता। तो ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टिव सब्जेक्ट है, एंड ये है, बट आई एम श्योर जो अगर आर्टिस्ट लेवल में उसका वो स्किल है तो 110% में मेरा नोन बहुत ऐसा आर्टिस्ट है जो लोग सीनियर है, जो डॉक्टर इंजीनियर से भी बहुत बहुत आगे बढ़ गया, एंड ऑलरेडी वो लोग का स्टूडियोज भी है, वो लोग अलग लेवल में ही काम कर रहे हैं। सर, इस बात का गवाह मेरे पास ही है। मैंने ये ऑलरेडी ये सारी चीजें उनको बता रखा है स्टूडेंट्स को, क्योंकि मेरा खुद का एक जूनियर जो कि ILM में है सिंगापुर में, और ही इज अर्निंग लाइक 2.5 lakhs पर मंथ। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं तो सर सीना ठोक के कह सकता हूं कि अगर आप में स्किल है, इफ यू आर पैशनेट लाइक सुरजीत सर, सो आपको कोई नहीं मना कर सकता। आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, और इंजीनियरिंग डॉक्टरी से ज्यादा पैसा इस फील्ड में भी लोग कमा रहे हैं, और इवन नाम भी है, फेम भी है। एक इंजीनियर कितनी बार शाहरुख खान से मिला होगा? सुरजीत सर शाहरुख खान के साथ काम कर चुके हैं। नहीं, एक्चुअली क्या होता है पता है, जो मैं मेरा इंटर्न को भी बताता हूँ, जूनियर को भी बताता हूँ, जो अगर तुम काम करो फॉर एग्जाम्पल 8 आवर्स काम करो, एंड वो काम करते करते बार बार जॉब सर्च करो, मजा नहीं आ रहा है, वो एक पार्ट हो गया। दूसरा एक पार्ट हुआ क्या, एक बंदा 8 घंटे काम कर रहा है, इतना पैशन वाइज काम कर रहा है ना, मतलब उसका काम अलग ही लेवल में जा रहा है, वो कुछ सोच ही नहीं रही, दुनिया एक साइड में उस काम कर रहा है। तो वो सेकंड जो बंदा है, वो बंदे का केस में वो डेली उसका मेल बॉक्स में डेली 4 to 5 ऑफर आएगा, डेली नहीं तो मैं ज्यादा बोला, चलो मंथली तो आएगा। एंड तुम्हें कौन सा कैटेगरी में जाना है वो सोचो, जॉब सर्च करने वाला में जाना है या जॉब का ऑफर आएगा उसमें जाना है, तो ये कैटेगरी खुद ही बना सकते। सर, आपको नहीं लगता आजकल के जो जनरेशन है, आज का जो जनरेशन है, बहुत सर मनी माइंडेड है। दे आर नॉट लाइक स्किलफुल, लाइक जब आपके टाइम में, हमारे टाइम में, जब मैं खुद कोलकाता से पढ़ा लिखा हूं, मैं 15 साल 17 साल कोलकाता में रहा हूं, मैं वहीं से पढ़ाई लिखाई किया, मैंने वहीं से मुझे पहली जॉब मिली। कोलकाता में मैंने बहुत काम किया, चाहे वो बंगाली इंडस्ट्री में हो, थिएटर आर्टिस्ट रह चुका हूं मैं। सर, क्या आपको नहीं लगता कि आजकल, क्योंकि आपके पास बहुत सारे इंटर्न्स आते होंगे, आजकल के जो बच्चे हैं ना वो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है, वो काम पे उतना ध्यान नहीं देते, वो अपनी स्किल को पॉलिश करने पे ध्यान नहीं देके पैसों के पीछे ज्यादा भागते हैं। क्या सजेशन रहेगा सर आपका इनको? हाँ, ये एक बहुत गुड क्वेश्चन है, एंड ये एक बहुत ज्यादा सीरियस मैटर भी है। ये रियली हम लोग अभी ये फेस भी कर रहा हूँ, जो नया इंटर्न आ रहा है, तो उसमें ना हम लोग को देखिए टूल्स जो है, ऑप्शंस जो है, सॉफ्टवेयर जो है,
वो हम लोग मोबाइल जैसे चलाता है वैसा कोई एक धीरे 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 वो आ ही जाता है। मुझे पता है जो आर्टिस्ट अभी एकदम जूनियर लेवल में है वो धीरे 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 वो लेवल में उस ऑप्शन ढूंढ के ले ही लेंगे। बट जो हम लोग को मेन चेंज करना पड़ता है वो माइंडसेट। वो माइंडसेट चेंज करने में ही हम लोग को काफी मंथ लग जाता है। वो लोग को ये लेवल उधर से वो जो उसका माइंडसेट है उसको एक ट्रैक में ले आना, ये ऑब्वियसली एक सीरियस मैटर है। आई थिंक क्या होता था मे बी उस टाइम पे कॉम्पिटिशन्स या अभी आज का माफी इतना वर्ल्ड इतना ओपन नहीं था, इतना इंफॉर्मेशन नहीं था, इसलिए हम लोग का इतना टेंशन भी नहीं था, इतना वरीड भी नहीं था। हम लोग का बहुत ज्यादा गोल फिक्स था एंड उसमें ही जाना है, चाहे वो कितना भी हार्ड हो मुझे उसमें ही जाना है। ये चीज बहुत ज्यादा तैयार था। और अभी का ऑप्शन में क्या हो रहा है उसके लिए इतना ज्यादा ऑप्शन हो रहा है, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा है। जो तो एक चीज करते करते उसको लगता है जो ये नहीं तो उसमें जाऊंगा। हम लोग का उस टाइम पे क्या था, ये सब चांस नहीं था। अभी इधर क्या हो रहा है, जो चांस है उसको कभी कभी ये लोग मिस यूज और यूज कर रहे हैं एंड ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, यही प्रॉब्लम तो है सर, बिकॉज मैं भी आई एम लाइक, मैं बहुत आशावादी हूँ। जैसे मैंने बोला जो ये चीज भी ओवरकम कर लेंगे हम लोग, ऐसा कोई बात नहीं है, आर्टिस्ट खुद ही कर लेंगे वो कहीं ना कहीं। और सर कहीं ना कहीं ये बच्चे ब्लेस्ड भी हैं, बिकॉज हम लोग जब पढ़ रहे थे, आपने जब पढ़ाई करी तब आपके सामने इतना ऑप्शन नहीं था। आपको ये था कि मुझे करियर बनानी है और उसमें बनानी है जिसे मैं लव करता हूं, जिसे जो मेरे अंदर बसता है। लेकिन आजकल के बच्चों में जैसा आपने कहा बहुत ऑप्शंस हो गया है। लोग सोशल मीडिया से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं कि दे आर नॉट फोकसिंग। उनको लगता है कि शॉर्टकट्स में किसी भी तरह यूट्यूब में वीडियो बनाऊं, रातों रात वायरल हो जाऊं और सीधा करोड़ों में छाप दूं। और कहीं ना कहीं इतना इतना ऑप्शंस आ गया ना अभी, ये मतलब पैसा कमाने का बात कर रहे हो जैसे आप, उसमें क्या ये लोग एक्चुअली क्या इसलिए एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो स्किल्ड जो पर्सन है ना वो स्किल को यूज भी नहीं कर पा रहा है। वो क्या दूसरा ऐसा जगह जा रहा है जिधर उसका स्किल यूज नहीं हो रहा है, बट शायद मनी आ रहा है, बट आफ्टर ए टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम वो फिर से वो वापस नहीं आ पाएंगे बिकॉज ऑफ टाइम चला जाता है। तो शायद हम लोग कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग का जो सीनियर्स है, आप है, हम लोग का माफी जो आर्टिस्ट है, वो लोग को ये लोग को गाइड करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा जो नहीं ये चीज ऐसा है। क्योंकि एक बार ये टाइम अगर निकल गया ना फिर जाके मतलब वो लोग को वो भी मजा नहीं आएगा ये भी, क्योंकि अभी जो भी ऑप्शंस आ रहा है अब अगर देखोगे वो बहुत फ्रिक्वेंटली अगेन चेंज हो रहा है, अगेन चेंज हो रहा है। तो ये इसमें क्या हो रहा है, जो वो लोग एक टाइम पे जाके बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, जो ये चीज में वो लोग कहीं भी जाएगा सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। ग्रेट सर, एक आखिरी सवाल आपसे, और ये भी कुछ सीनियर बच्चों ने मुझसे पूछा था कि अब जब सुरजीत सर से बात करेंगे तो प्लीज पूछिएगा। एंड दे आर वर्किंग इन इंडस्ट्री, काफी सारे स्टूडियोज में वो लोग काम कर रहे हैं। एक बच्चा तो प्राइम फोकस में है, उसने मुझसे पूछा था। एक रॉकस्टार में है, उसने मुझसे पूछा था। एक avatar.me में है, उसने भी मुझसे पूछा था कि प्लीज अगर आप सुरजीत सर से आपका पॉडकास्ट हो। जब मैंने प्रोमो लॉन्च किया था कि चूंकि आप ऑटोडेस्क के काफी करीबी हैं और ऑटोडेस्क से जुड़े हुए भी हैं सर, ऑटोडेस्क का जो सर्टिफाइड वाला पार्ट है जो शायद 3 कैटेगरी में है, बेसिक्स, इंटरमीडिएट और वो, सर ऑटोडेस्क सर्टिफाइड होने के लिए क्या करना पड़ता है और उसकी प्रिपरेशंस या फिर उसका फॉर्म्स, क्या प्रोसीजर क्या है सर? ऑटोडेस्क में एक्चुअली आई एम वेरी लकी, क्योंकि मेरा करियर में शुरू में मुझे जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग का बाद जब मैं 3D इंडस्ट्री में आया तब मुझे एक चांस मिला था जो फैकल्टी का हिसाब से मैं बहुत साल था। तो स्टूडियो का काम करते करते मैंने ऑटोडेस्क में माया, मेनली माया एंड मैक्स ये मैं सिखाता था। तो उस टाइम पे मुझे सर्टिफाइड होना पड़ा था एज ए फैकल्टी। तो वो प्रोसेस मुझे पता है जो कैसा क्या करना पड़ता है। तो इसमें ऑटोडेस्क ऑथराइज्ड जो ऑर्गेनाइजेशंस है उसके साथ ऑब्वियसली आपको टचअप में रहना पड़ेगा, उसका साथ क्राइटेरिया है उसका। एंड उसमें मेनली जो होता है वो जो मेन कैटेगरी जो रहता है वो 3 स्टेजेस रहता है, जैसे आपने बताया 3 प्रोसेस रहता है। तो उसमें सबसे ज्यादा फोकस रखना पड़ता है वो है क्या, सॉफ्टवेयर का जो एडवांस टूल्स है। एंड उसमें भी कैटेगरी रहता है जो जैसे मॉडलिंग का अलग रहता है, लाइटिंग का, देन आपका रीडिंग, एनिमेशन, ऐसा नहीं है जो एक साथ उसमें आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो। जैसे मुझे मॉडलिंग में जाना है तो मॉडलिंग का साथ टेक्सचरिंग आएगा,
देन अगर आपको एनिमेशन में जाना है, रिगिंग एनिमेशन एक साथ होगा ऐसा, तो उसमें अलग सेग्रीगेटेड है। तो उसमें 3 लेवल रहता है, जो उसमें आपको सॉफ्टवेयर को एकदम घुल के खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। तो उसमें जो टूल्स है, स्पेशली जो एडवांस टूल है, जो वो लोग जो नया इम्प्लीमेंट किया है, तो उसका यूजेस एंड उसका यूज में क्या एडवांस आपको फायदा हो रहा है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल है। एंड ये जो एग्जाम है, एग्जाम का टाइम पे आपको ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर ओपन नहीं मिलेगा, एंड उसमें प्रैक्टिकली काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है जो आपको पता है रट्टा मार के आ गया एंड लिख दिया, ऐसा नहीं है। एंड उसमें वो लोग का फाइल रहेगा, वो फाइल लेके एंड लाइव रहता है, वो उसमें काम करना पड़ेगा। एंड वो उसमें जैसे इंस्ट्रक्शन रहेगा, वो चीज में वैसा रख के उसका आंसर देना पड़ता है। तो इट्स लिटिल बिट नॉट हार्ड नहीं बोलूंगा, इंटरेस्टिंग है, बट थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा इसका। जो आपको टूल वेज जाना पड़ेगा, एंड कोई थियोरेटिकली नहीं है, रट्टा का कोई चांस नहीं है, जिसमें आपको प्रैक्टिकली एक फाइल में ही काम करना पड़ेगा जो वो लोग प्रोवाइड करेंगे। एंड वो फाइल में कैसा कैसा काम करना पड़ेगा, अगर मॉडलिंग टेक्सचरिंग का अलग होता है एंड रिगिंग एनिमेशन का अलग होता है, उसमें जैसा इंस्ट्रक्शन रहेगा वैसा काम करके, एक टाइम रहता है, टाइम लिमिट रहता है, उसका अंदर करके तुरंत उसमें आपका रिजल्ट आ जाता है, सर्टिफिकेट भी आ जाता है। थैंक यू सो मच सुरजीत सर, बड़ा मजा आया। और हमारे पास अभी भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, लेकिन मैं और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन जाते जाते मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा जो ये चीज, होपफुली जो न्यू कमर्स, इंटर्न, स्टूडेंट्स जो है वो लोग को काम पे लगेंगे, एंड हम लोग बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट इंडस्ट्री में देख पाएंगे। एंड रियली हम लोग वेट कर रहे हैं जैसे ऐसा आर्टिस्ट आए एंड इंडस्ट्री को आगे बढ़ के आगे लेके जाएंगे, होपफुली। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये इनिशिएटिव, आपका ये जो एक अरेंजमेंट जिसमें हम लोग स्टूडेंट का पास या इंटर्न का पास पहुंच गए। थैंक यू। हम लोग का टाइप पे तो इतना प्रोसेस, इतना अवेलेबिलिटी नहीं था, ये हम लोग को ऑब्वियसली उसको गाइड किया। मेरा कोशिश यही रहता है सर कि मैं इंडस्ट्री के जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, मैं कोशिश करता हूँ सबके साथ बात करने का। अभी मेरा अश्विन सर से भी बातचीत चल रही थी, अश्विन जी जो अभी रिसेंटली नरसिम्हा का, उनको भी मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं उन लोगों को लाकर स्टूडेंट के सामने रख दूं, ताकि उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, उनका पैसा बर्बाद ना हो, उनका वक्त बर्बाद ना हो, और उनका करियर संवर जाए। इसके लिए ही मैंने आपसे इतनी रिक्वेस्ट करी कि सर प्लीज, और आप उस रिक्वेस्ट को आपने एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत तहे दिल से धन्यवाद सर, तहे दिल से शुक्रिया। बहुत मजा आया आपसे बात करके, मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला, काफी। और वैसे भी मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। थैंक यू, मैं आपको इनफैक्ट अगर बताऊं सर कि मैं सच बता रहा हूं, टचवुड की जितने बड़े आप डाई-हार्ड फैन हो शाहरुख खान साहब का, कसम से बता रहा हूं कि मैं शाहरुख खान साहब का इतना बड़ा फैन नहीं हूं जितना बड़ा मैं आपका फैन हूं। क्योंकि मैं आपको बहुत साल से, अगर आप अपना लिंक्डइन में जाओगे ना तो आपको दिखेगा, आपको लिंक्डइन का मैसेज पुराना चेक कीजिएगा, मैंने आपको बहुत पहले अप्रोच किया था एक वर्कशॉप कराने के लिए कि सर प्लीज हमारे इंस्टीट्यूट में आकर एक बार आप वर्कशॉप कराइए, लेकिन उस वक्त शायद वो मौका नहीं मिल पाया था। तो मैं बहुत सालों से आपको फॉलो कर रहा हूं, जब मैं, तो इसलिए एक्चुअली मेरे पास वही है जो सब कुछ मैं अरेंज कर सकता हूँ, बट मेरे पास टाइम इतना मतलब लिमिटेड है, जी जी, मुझे सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अंडरस्टैंड सर, अंडरस्टैंड। तो इसलिए सॉरी फॉर दैट अगर हुआ होगा, बट अरे कोई नहीं सर। इसलिए मैं सोचा कि चलो कभी मुंबई आएंगे तो सर को कॉल करके मिल भी लेंगे, वो भी बहुत मजा आएगा। सो डेफिनेटली, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सबसे जुड़ने के लिए, हमारे बच्चों को इतना सजेशन देने के लिए, इतना कुछ समझाने के लिए, इसके लिए धन्यवाद सर। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ योर स्टूडेंट्स।